तो आज हम लोग तो जो चैप्टर करना है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। डब्ल्यू जो है हम लोग तो पता है कि यूएनओ की एक वो है संस्था जिसे हम लोग बोलते हैं डब्ल्यू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो फिजिकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ या जो हेल्थ से रिलेटेड जो भी की चीज़ होती है, बॉडी से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है, अगर वो डिस्कस होनी है यूएनओ लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो डब्ल्यू के विंग के अंदर डिस्कस होती है। ठीक है। अब डब्ल्यू ने हेल्थ की डेफिनेशन क्या दी है कि फिजिकल मेंटल और सोशल वेलबींग होना चाहिए, मतलब कि आप तो फिजिकली भी फिट होना चाहिए, मेंटली भी फिट होना चाहिए और सोशली भी फिट होना चाहिए। तो अगर मैं वैसे ही बोलूँ तो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होने का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होने का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ बच्चा पैदा कर लिए छोड़ दिए, वैसा नहीं। आपके कितने बच्चे, वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होने का मतलब नहीं होता। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है मतलब कि आप तो रिप्रोडक्शन थे हर एक एस्पेक्ट, जैसे फिजिकल हो गया, इमोशनल हो गया, बिहेवियर हो गया और सोशल हो गया। मतलब इमोशनल और बिहेवियर तो मेंटल के अंदर आ जाएगा। ठीक है। तो आप तो फिजिकली, मेंटली और सोशली इस रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट में भी फिट होना पड़ेगा, तभी आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहलाओगे। तो अकॉर्डिंग टू WHO, रिप्रोडक्टिव हेल्थ means total well-being in all aspects of reproduction, that is physical, emotional, behavioral and social। अब फिजिकल फिट मतलब आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो ऑप्टिमम अपना काम करना चाहिए, कोई इसी में कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। इमोशनली मतलब कि आप तो इससे रिलेटेड कुछ वो इनसिक्योरिटी नहीं होना चाहिए, दूसरे से कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए कई चीज़ों में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसे उसमें डिप्रेस ना होए, एंजाइटी में ना जाएं, उसे अच्छे से डील करें। जो प्रोफेशनल है उनका साथ में। बिहेवियर मतलब आप तो इग्नोरेंस या एरोगेंस नहीं दिखानी है किसी भी एस्पेक्ट में, रिप्रोडक्शन में। और फिर क्या कहते हैं, आप तो वो जो जिस कंडीशन जो पार्ट है रिप्रोडक्शन के उसमें जैसा फील होना चाहिए वैसा ही फील हो, तो वो बिहेवियर एस्पेक्ट में आ जाता है। ठीक है। और गैज़म के समय प्लेजर आता है तो उस समय प्लेजर फील होना चाहिए। अब सोशल एस्पेक्ट मतलब कि आप सोसाइटी में इसे लेते भेदभाव ना करें, जैसे कि किसी के बच्चे नहीं हुए तो आप उनके साथ भेदभाव ना करें। ये जो होता है ये सोशली वेल बीइंग होता है। ऐसी अलग अलग चीज़ें हैं। तो अगर हम फिजिकल, इमोशनल और बिहेवियर और सोशल एस्पेक्ट में अच्छे हैं, वेल बीइंग हैं, तब आप रिप्रोडक्टिवली भी हेल्दी हैं। ठीक है। A society with people having physical and functionally normal reproductive organ and normal emotional behavioral interaction among them in all sex-related aspects is said to be reproductively healthy। वही मैंने बोला कि आप तो जिसमें फिजिकली और फंक्शनली काम करने वाले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लेंगे, कि आपके जो ऑर्गन्स हैं, एक्सटर्नल जेनाइटेरिया हैं, वो ऑप्टिमम कंडीशन में लेनी चाहिए। प्लस आप नॉर्मल इमोशनल और बिहेवियरल इंटलेक्शन लेने चाहिए। ठीक है। ताते सेक्स से रिलेटेड हर एक, कोइटस से रिलेटेड हर एक एस्पेक्ट में तो आप कहलाएंगे रिप्रोडक्टिवली हेल्दी, वरना आप नहीं कहलाएंगे। सिर्फ आप बच्चा पैदा कर ले रहे इसलिए आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं कहलाएंगे। अब इसके बाद आता है वर्ल्ड पॉपुलेशन, कि वर्ल्ड पॉपुलेशन में कैसे चेंज आया। जब 1900 के अराउंड अगर जब कैलकुलेट की गई थी तो अप्रॉक्स 2 बिलियन पॉपुलेशन थी। पर जब 2000 के अराउंड कैलकुलेट की गई तो 6 बिलियन पॉपुलेशन हुई। मतलब 100 साल में कितनी बली? 4। 100 साल में कितनी बली? 4 बिलियन। पर अगर वही मैं 2011 के सेंसस के हिसाब से 2011 के उसके हिसाब से बताऊं तो ये 7.2 बिलियन हो गई थी पॉपुलेशन। मतलब सिर्फ 11 साल में 1.2 बिलियन बढ़ गई थी। तो अगर इसी हिसाब से बढ़ते रही तो ये जो, तो फिर 2100 तक कितनी हो जाती? मतलब 2100 तक, 2100 तक का कितनी हो जाती? इसे जस्ट 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो अप्रॉक्सली 100 ईयर्स आ जाएगा। इसे 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसे भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब करीब करीब कितनी पॉपुलेशन हो जाती? 10 पॉइंट, नहीं, हाँ 10.8, 10.8, 10.8 बिलियन पॉपुलेशन हो जाती
2100 तक। मतलब कितने तक इंक्रीज आ जाता है यहाँ पे 100 साल में, यहाँ पे 100 साल में इंक्रीज आ जाता 4.8 का, 4.8 था। तो क्या इंक्रीज नहीं हुआ है रिप्रोडक्शन के वेट में या पॉपुलेशन बढ़ने के रेट में? यहाँ पे 100 साल में सिर्फ 4 बिलियन बढ़े, यहाँ पे 100 साल में 4.8 बिलियन बढ़ गए। तो ये एक चेंज आया, ठीक है। अब वैसी अगर हम इंडियन से, हम भारतीय हैं तो हम भारत की बात करेंगे। तो अगर भारत की बात करें तो 1947 में करीब करीब 350 मिलियन पॉपुलेशन थी और 2000 में 11 बिलियन हो गई, ठीक है। 2000 में 11 बिलियन हो गई। अच्छा, में हर 11 साल में लेते हैं, पर क्या हुआ 2000 एक वो होता है, नई सेंचुरी का शुरुआत था, 21st सेंचुरी का शुरुआत था, एक नए एरा का शुरुआत था, इसीलिए उसमें किया गया 1 बिलियन हुई। तो 53 ईयर्स में कितनी हो गई? 650। 53 ईयर्स में कितनी बढ़ गई? 650 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ गई। पर वही 2011 में हुआ, 2011 में हुआ तो कितनी हो गई थी? 1.2, 1.2। 2011 में कितनी हो गई थी? 1.2, ठीक है। तो 11 साल में कितनी बढ़ गई? 200 मिलियन। अब अगर मैं यहाँ पे भी 53 ईयर्स का गैप लूँ, अगर मैं यहाँ पे भी 53 ईयर्स का गैप लूँ, मतलब मैं अगर 2064 मतलब 2064 साल की बात करूँ, जब वो वाला साल जो 2064 तक रहेगा, अगर उसकी बात करूँ तो वो 53 ईयर्स का गैप आएगा यहाँ से भी। अगर यहाँ से भी 53 ईयर्स का गैप आएगा, तो अगर मैं जस्ट इसे किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 से 11, तो 53 अप्रोक्स आ जाएगा। तो और फिर अगर इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर 11, तो 5 से मल्टीप्लाई करूँगा 53 लाने के लिए, तो यहाँ पे भी जो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं 200 मिलियन में 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 बिलियन, मतलब कि यहाँ पे 1 बिलियन का इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे तो सिर्फ 650 बिलियन का इंक्रीज हुआ, पर यहाँ पे 1 बिलियन का इंक्रीज हुआ। तो अगर मैं इसका रेशियो देखूँ और इसका रेशियो देखूँ, तो दोनों में बहुत अंतर है, दोनों में अच्छा खासा अंतर है। अब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंडिया में कितनी थी? पॉपुले तो इस हिसाब से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंडिया में कितनी हुई? 2%। 2% मतलब हर 100 में, हर 100 में, हर साल 100 लोगों में 2 लोग ऐड हो रहे हैं। हर साल 100 लोगों में 2 लोग ऐड हो रहे हैं। हर साल 100 लोगों में 2 लोग ऐड हो रहे हैं। मतलब अगर पहले साल सिर्फ 100 थे, तो अगले साल कितने हो जाएंगे? 102 हो जाएंगे, 102 हो जाएंगे। इसमें मॉर्टेलिटी रेट और फिर बताते थे पैदा बर्थ रेट, ये दोनों ले लिया जाता है। डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों लेते ही कैलकुलेट किया जाता है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ठीक है। तो इसमें से कुछ मरे होंगे, कुछ ऐड हुए होंगे, तो फाइनल 102 आएगा। वैसे ही अगर मैं अगले 1 साल की बात करूँ, तो कितने ऐड हो जाएंगे? इसमें 100 में 2 मतलब कि 4, 104 हो जाएंगे, ठीक है। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि हर 1000 लोगों में 20 लोग ऐड हो रहे। हर 1000 लोगों में कितने लोग ऐड हो रहे हैं? 20 लोग। हर 1000 लोगों में कितने ऐड हो रहे हैं? 20 लोग। हर 1000 लोगों में कितने ऐड हो रहे हैं? 20 लोग पर ईयर, हर साल, ईयर बाय ईयर ऐड हो रहे कितने? 1000 लोगों में कितने ऐड हो रहे हैं? 20 लोग, ठीक है। अब अब ये ऐसा हुआ क्यों थी? तो अचानक से पॉपुलेशन में इंक्रीज आया कि पहले हम लोग ने साल में यहाँ पे इसमें देखा, क्या कहते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन में, तो यहाँ पे 100 साल में 4 बिलियन इंक्रीज हुए थे, पर यहाँ पे 11 साल में ही 1.2 बिलियन इंक्रीज हो गए। पर अगर मैं यहाँ पे देखूँ इंडिया में, तो सिर्फ 53 ईयर्स में 650 मिलियन इंक्रीज हुए थे, पर 2000 के बाद 11 साल में ही 200 मिलियन ऐड हो गए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि इसके बहुत से फैक्टर हो सकते हैं। तो रीजंस फॉर रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन क्या है? एक है इंक्रीज क्वालिटी ऑफ लाइफ। इंक्रीज क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब कि लाइफ, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो गई, मतलब उनका जो रहने का एनवायरनमेंट है वो अच्छा हो गया। हम लोग ये देख सकते हैं कि जो ये था 1900 से, जो 1900 से
जो 2000 का ये जो था, इसमें बहुत सी इंडिपेंडेंस वॉर लड़ी गई हैं, और हमारी भी इंडिपेंडेंस वॉर इसी समय लड़ी गई थी, इसी के बीच में। तो इस समय जो है यहाँ पे सिविल वॉर, इंडिपेंडेंस की भी वॉर चली है, कई देशों में सिविल वॉर भी चली है, जो अभी भी चल रही है। पर इसमें अभी ताते हैं, कई देशों में वो भी चली है, सिविल वॉर भी चली है, कई देशों में वो भी हुई क्या, आपस में जंगे भी इनके इस समय हुई हैं। प्लस इस समय वो भी आए हैं, नेचुरल डिजास्टर भी बहुत आए हैं। तो उसके हिसाब से क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की कम थी, और अब टेक्नोलॉजी ये सब का यूज़ करते, मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी इंक्रीज करते, क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की अच्छी हो चुकी है। जैसे पहले क्या नदी तक जाना पड़ता था, मीलों दूर जाना पड़ता था वो लेने, जल लेने। पर आजकल क्या है, सिर्फ नल चालू कर लो, जल तुरंत घर में मिल जाता है। तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ का इंक्रीज होना है। इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर फैसिलिटी, इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर फैसिलिटी मतलब जो बीमारी है उसके खिलाफ लड़ने के लिए हमारे पास ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है, उससे क्योर करने पे ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है। क्योंकि अगर किसी को कोई डिजीज़ हो गई और उसे वो नहीं मिली, उसका बता देते हैं क्योर, या उसके ऊपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हुई एक समय में, तो वो उस डिजीज़ के कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती है। वो क्या करते हैं कि वो अपाहिज भी हो सकता है। तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ तो डिक्रीज़ करते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो भी डिक्रीज़ करते हैं। ठीक है? और जैसे कोई मदर का बर्थ लेता है, मदर बर्थ देने वाली है, तो कई बार मेडिकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो अगर हॉस्पिटल उतने ज़्यादा वेल इक्विप्ड नहीं है उस एरिया में, या उतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है अच्छे समय में पहुंचने के लिए घर से, तो उसमें मदर और चाइल्ड की मृत्यु होने की वो रहती है, संभावना रहती है। तो ये सब जो है, इनकी हेल्थ फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल बिल्ड करना, हॉस्पिटल बिल्ड करने के साथ साथ प्लस उनमें अच्छा एनवायरनमेंट देना, अच्छी फैसिलिटीज़ देना, ये सब जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ के अंदर आते हैं। और इसे इम्प्रूव करने से बेसिकली हमारी डेथ रेट डिक्रीज होती है और बर्थ रेट इंक्रीज होती है। अब ये दोनों के कारण क्या हुआ, अब इन दोनों के कारण हम लोग एक चीज़ ये देख सकते हैं कि डेथ रेट डिक्रीज हुआ, बर्थ रेट इंक्रीज हुआ। ठीक है, डेथ रेट डिक्रीज हुआ, बर्थ रेट थोड़ा इंक्रीज हुआ। फिर दूसरा, जो हेल्थ फैसिलिटी से मैंने बोला थी मदर के मरने की लेट हो सकती है, वो डिक्रीज हुई। इन्फेंट के मरने की लेट हो सकती है, तो कि बच्चों को बहुत, बच्चों जो नया नया बच्चा आया रहता है और आसपास में बहुत सारे वो रहते हैं एंटीजेंस, तो उनसे इफेक्ट होते, डिजीज कॉज होगी उसमें और उसकी मृत्यु हो सकती है। या कोई कॉम्प्लिकेशंस के साथ हुआ है तो उसे अच्छी फैसिलिटी नहीं मिली, तो उसकी अर्ली मृत्यु हो सकती है। तो इसके नाम से 1 साल के अंदर ही मृत्यु हो सकती है। और किसी इन्फेंट थी जो अभी अभी बच्चा हुआ, अगर उसकी 1 साल के अंदर ही मृत्यु हो जाती है तो वो कहलाती है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, तो ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में डिक्रीज आया। फिर जो लोग रिप्रोडक्शन की एज में आए, उनकी पॉपुलेशन अचानक से बढ़ी, क्योंकि ये बताया ना इस समय वॉर का समय था, तो इसमें बहुत से लोगों की मृत्यु हुई। और लोगों ने जब रिप्रोड्यूस किया इस समय, तो जब इसके बाद वाली जनरेशन आई 2000 के बाद वाली, ये जो थी ये रिप्रोडक्टिव एज में इनके मुकाबले ज़्यादा वो होती है एक्टिव ना, तो इन्हें स्ट्रगल भी करना पड़ रहा था ज़्यादा। तो इसमें से रिप्रोडक्टिव एज में ज़्यादा एक्टिव है, प्लस ज़्यादा नंबर में भी है। इसी नाम से लोगों का बच्चे भी ज़्यादा पैदा हुए, प्लस बच्चों की मरने की संख्या भी कम हो गई। तो इस नाम से ओवरऑल पॉपुलेशन में क्या हुआ, अचानक से इंक्रीज आया। ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर थे क्या, कारण से क्या हुआ, द अबव टू फैक्टर लीड्स टू डिक्रीज इन डेथ रेट, डिक्रीज इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मदर की मृत्यु की संभावना डिलीवरी के समय, डिलीवरी पार्सिल्यूशन के समय मदर की मृत्यु की संभावना कहलाती है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। फिर आया डिक्रीज इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कि एक ही साल के अंदर तुरंत हुए हुए बच्चे की मृत्यु हो जाना में डिक्रीज आया। इंक्रीज इन पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज, जो रिप्रोड्यूस करने की एज होती है उसमें लोगों का नंबर इंक्रीज हुआ। ठीक है, लोगों का नंबर इंक्रीज हुआ। अब इससे आगे चलते हैं। इसके बाद जो आता है वो क्या होता है, इसके कारण क्या हुआ, अचानक से पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, पर अर्थ में रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, तो उसके लिए क्या वो स्ट्रगल स्टार्ट, उसके लिए क्या हुआ, फाइट भी स्टार्ट हुई। प्लस उसकी स्कैरसिटी मतलब जो वो होने लगा, क्या कहते हैं,
क्या कहते हैं उसके लिए लड़ाई झगड़े होने लगे, उसकी स्कैरसिटी होने लगी। तो ये जो पॉपुलेशन लो ग्रोथ लेता है ये अचानक से दिखी इंक्रीज होते हुए, तो इसे डिक्रीज करने के लिए वर्ल्ड अराउंड दी वर्ल्ड लोगों ने यानी गवर्नमेंट ने बहुत से स्टेप उठाए। इंडियन गवर्नमेंट भी इसमें बहुत आगे थी। इंडिया आज़ादी 1950 में हुआ है, इंडियन आज़ाद 1950 में हुआ है, और इंडियन गवर्नमेंट ने 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ले आया था, जिससे हम बर्थ रेट तो कंट्रोल कर सकें, बर्थ रेट तो कंट्रोल कर सकें। रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन कैन लीड टू स्कार्सिटी ऑफ इवन बेसिक रिक्वायरमेंट लाइक फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। गवर्नमेंट तो कुछ सालों का अहेड सोचना पड़ता है। तो अगर रैपिड इंक्रीज हो जाता पर 30 अगर खत्म हो या लोगों को रिप्रोड्यूस करने अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो पॉपुलेशन में रैपिड इंक्रीज होगा, और उसके कारण स्कैरसिटी हो सकती है, कमी हो सकती है बेसिक नीड की, फूड की भुखमरी फैल सकती है, लोगों के पास रहने की जगह ना हो, क्लॉथिंग पहनने के कपड़े ना हो। जैसे कि अमेरिका में अचानक से इल्लीगल माइग्रेंट्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और अमेरिका में सेल्टिन एरिया बहुत कम थे, और जितनी तादाद आई उससे कम थे। तो क्या वहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई करने वाले लोगों की जगह बढ़ गई, तो क्या शेल्टर की प्रॉब्लम नहीं आई? आई। तो वही शेल्टर की प्रॉब्लम आ सकती थी। तो स्टेप जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए थे इस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए, ताकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से बचा जा सके। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है? ये दिए गए समय में रैपिड इंक्रीज होना पॉपुलेशन में कहलाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब आते हैं फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जिसके बारे में मैंने बताया था। असल में ये जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है ये इंडिया में 1951 में लाया गया था, 1951 में लाया गया था, और इंडिया वर्ल्ड का पहला कंट्री था जिसमें ये इनिशिएट हुआ था। इसमें क्या था, लोगों को ये था, लोगों को जागरूक करना था कि आप पहले फैमिली प्लान कीजिए, यानी फैमिली आप अपनी कंडीशन देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही बच्चे कीजिए, ताकि हम आने वाली फ्यूचर जनरेशन में बोझ ना बन जाए ये पॉपुलेशन अचानक से। ठीक है? तो वो बताने के लिए था, लोगों को शिक्षा देने के लिए था कि पॉपुलेशन कंट्रोल में कीजिए। अगर रिप्रोडक्शन के समय यानी कोइटस के समय अलग अलग मेथड यूज़ कीजिए, जिससे आप बच्चे पैदा होने से रोक सकते हैं। ठीक है? तो ये सब इस चीज़ में इंक्लूडेड था, लोगों को सिखाना था असल में। ठीक है? अब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम रिफर्स टू प्रैक्टिस दैट हेल्प इंडिविजुअल टू अटेन द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। ये एक प्रैक्टिस है जो मदद करती है एक इंडिविजुअल को कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ एम फुलफिल करने में। अवॉइड अनवांटेड बर्थ, कि बच्चे की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको बच्चा करना भी नहीं है तब भी अगर गलती से बच्चा हो जा रहा है तो एक पॉपुलेशन इंक्रीज ही होगी। मान लो तो लग ले एक बच्चा हुआ है, पर 650 मिलियन में से अगर आधों के साथ भी ऐसा हो गया तो कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगा। अगर एक चौथाई के साथ भी हो गया तब भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इसी नाम से अगर अल्लो तो लग एक है, पर वो वर्ल्ड वाइड देखें या पूरी कंट्री में देखें, पूरे देश में देखें तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, अगर एक एक हर किसी को एक एक होने लगा तो। ठीक है? तो टू ब्रिंग अबाउट वांटेड बर्थ, आप बस उन्हीं बच्चों को जन्म दें या उसी समय जन्म दें जब आपको लग रहा है हाँ अब हम कैपेबल हैं, अब हमें बच्चे की ज़रूरत है। मतलब कि एक को रहता है इन्हें वो बता देते हैं फीलिंग ह्यूमन्स की थी, हाँ हमारे भी बाल बच्चे होने चाहिए। तो जब आपको लग रहा है तभी आप करें, उससे पहले आप कुछ प्रैक्टिसेस ले अपनी ज़िंदगी में लाएं, जिससे आप अनवांटेड बर्थ वो कर सके, क्या कर सके, अवॉइड कर सके। टू रेगुलेट द इंटरवल बिटवीन दी प्रेगनेंसी, ऐसा नहीं है कि ताते थे बच्चा आज ही हुआ और यानी आज हुआ और 2 महीने बाद फिर से फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, तो एक ही साल का गैप हुआ दोनों बच्चों में। इससे क्या होता है, आने वाले फ्यूचर में उनकी जो स्कूल फी है या उन्हें जो रिसोर्सेज चाहिए उन पे बर्डन बढ़ जाता है पेरेंट्स के ऊपर, तो वो अच्छे से प्रोवाइड कर पाए ना पाए। फिर तो फ्यूचर में क्या वो होगी कंडीशन, ये पता नहीं रहता। तो आप एक वो दे टाइम गैप प्रेगनेंसीज के बीच में,
बच्चों के बीच में 2-3 साल का गैप रही, इस चीज़ को भी सिखाना था, वो था मोटिव। तो डिटरमाइन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली, फैमिली में कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन आप करें, ये आप डिटरमाइन कर सकें। ठीक, ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोगों ने सुना होगा कि अ, हमारे मम्मी पापा के 10 भाई हैं, 10 भाई, 6 भाई हैं, 6 बहनें हैं, 5 भाई 6 बहनें हैं। और दादा लोग के समय दादा लोग से भी वही सुना है। तो ये 10 भाई हैं, 5 भाई हैं, 3 बहनें, तो ये जो 8-10 ये इतने बच्चे ना करते, बताते थे नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम रखे और उनके में हर एक में अटेंशन ज़्यादा दें, और उन्हें रिसोर्सेज ज़्यादा अच्छे से मिल पाएंगे। तो इंडिया जो है वो फर्स्ट कंट्री था वर्ल्ड वाइड जिसने इनिशिएट किया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1971 में, 1971 में। पर 1977 में इसका नाम चेंज कर दिया गया फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में। फैमिली वेलफेयर कोई नया नहीं था, कोई नया लॉन्च नहीं हुआ था, इसी का नाम बदल दिए थे। ये जो हमारा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है, इसी का नाम फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कर दिए थे। यहाँ पे हम प्लानिंग कर लेते थे फैमिली कैसे होनी चाहिए, अब यहाँ पे वेलफेयर देखेंगे कि उनकी गुड लाइफ के ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है, तो और इसमें कुछ इम्प्रूव किए गए थे दाते हैं चीज़ें, और इसका एम था टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ पीपल को डिसाइड कर लेते, अब उन लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना था। ठीक है, अब अगर लेटर द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वॉज मॉडिफाइड कवलिन various aspects like pre and postnatal care of pregnant women, immunization of newborn, etc., termed as reproduction and child health care program RCH प्रोग्राम। तो अब ये जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम था, इसे और इसका नाम बदला गया और रखा गया रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम मतलब रिप्रोडक्शन के समय हेल्थ केयर और चाइल्ड की हेल्थ केयर के ऊपर दबाव डालने वाला प्रोग्राम था। हम लोग नाम से ही समझ सकते हैं, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम मतलब नंबर ऑफ लोग जो फैमिली में रहेंगे उसके ऊपर ध्यान देना। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम मतलब अब वो जो लोग हैं उनकी उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज करना। और रिप्रोडक्शन एंड हेल्थ केयर प्रोग्राम मतलब जो हेल्दी प्रैक्टिसेस रिप्रोडक्शन और चाइल्ड केयर में लेनी चाहिए, वो सब के बारे में बात करता है। तो प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल मतलब थी पार्सुलेशन, जन्म देने से पहले और जन्म देने से जस्ट बाद कुछ महीनों तक प्रेग्नेंट वुमेन की केयर जो है उसके ऊपर बात किया गया कि कैसे केयर करनी चाहिए और अच्छे से। और जो न्यू बॉर्न है उसके अंदर तो एंटीबॉडी तुरंत प्रेजेंट नहीं है, तो वो तो नया नया एक्सपोज हुआ होगा, तो उसके टीकाकरण उसके टीकाकरण बहुत सारे टीके लगाए जाते हैं 10 साल की उम्र तक, पोलियो की दवा पिलाई जाती है, तो ये सब इम्यूनाइजेशन के अंदर ही आ जाता है। अब 1970 में स्लोगन्स, अब बहुत से स्लोगन्स भी यूज हुए, क्योंकि स्लोगन्स क्यों यूज हुए, क्योंकि लोगों को तो पढ़ना लिखना नहीं आता था, यानी लिटरेसी लेवल उस समय इतनी आई नहीं थी। लिटरेचर्स कितना अन्याय करते गए थे, और उसके बाद जो गवर्नमेंट आई उनका थोड़ा सा ध्यान लिटरेसी लेते तब थोड़ा कम था, बोल सकते हैं तो कम था। तो ये सच्चाई है, उनका ध्यान कुछ और एस्पेक्ट में ज़्यादा था, पर इसमें थोड़ा कम था। सच्चाई है, मैं कुछ नहीं सकता यार, मैं जो पढ़ा हूँ वही बता सकता हूँ। थोड़ा सा कम था, अगर आज के एस्पेक्ट में देखें तो थोड़ा सा कम दिखता है। ठीक है, तो 1970 में स्लोगन्स दिए गए थे, जैसे दो या तीन बस, सिर्फ 2 या 3 बच्चे बस होने चाहिए। लिटरेसी रेट कम था, तो ये माउथ टू माउथ इसका प्रचार हो, तो ये 2 या 3 बस ये मोटिवेट करने के लिए दिए गए थे। जैसे किसी भी आप वो देखेंगे प्रोग्राम, तो उसका एक मोटिव रहेगा और उसका एक स्लोगन रहेगा। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का था दिल्ली चलो, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस का था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ऐसे करके जो थे, ये सब जो स्लोगन्स थे, ये सब ये देते हैं, मोटिवेट करने के लिए लेते हैं। तो ये भी इन लोगों को मोटिवेट करने देता। अब अगर 1980s की बात करें तो स्लोगन्स को मॉडिफाई कर दिया गया, हम दो और हमारे दो, ये तो अभी भी बहुत ज़्यादा फेमस है, लोग बोलते ही हैं, हम दो हमारे दो, सिर्फ दो, हम दो मतलब
एक हस्बैंड एक वाइफ और उनके दो दो बच्चे, बस उनके दो बच्चे, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। और फिर आगे भी इन्हें मॉडिफाई किया गया, जैसे सन और डॉटर टू विल डू, चाहे बेटा हो या बेटी, दोनों ही दो ही काफ़ी हैं। ठीक है। मतलब ऐसा था कि हम दो और हमारे दो, मतलब लोगों ने क्या किया कि बच्चे लड़के दो होने चाहिए, लड़कियां कितनी भी हो, तो हम दो हमारे दो से लोग ये समझने लगे कि लड़के दो होने चाहिए, और बाकी लड़कियां के ऊपर आप जो करना है कर लो, यानी कि जो करना है कर लो, मतलब कि उनकी क्वांटिटी जितनी रखनी है रख लो। ठीक है। तो फिर इसे किया गया कि सन और डॉटर टू विल डू, चाहे बेटा हो या बेटी, केवल दो ही काफ़ी हैं, कि या तो सिर्फ दो बेटी हो जाए, दो बेटे हो जाए, या एक बेटा एक बेटी हो जाए, ये सिर्फ दो ही काफ़ी हैं। फिर आता है सेकेंड आफ्टर 3 years, मतलब अगला बच्चा 3 साल बाद। ये क्या था इसका, ये जो था, ये पॉपुलेशन कंट्रोल करने के था, ये पॉपुलेशन कंट्रोल प्लस टाइम देने के लिए था, तो ये सेकेंड से लिखा है ना। नेक्स्ट आफ्टर 3 years लिखता, मतलब पहले कितने हैं वो मेथड निकलता, जो अभी हुआ है उसके 3 साल बाद वाला। अब पर ये यहाँ पे लिख दिया सेकेंड, मतलब पहला, और उसके बाद 3 साल बाद दूसरा। तो ये यहाँ पे नंबर भी वो करने के बोल रहा है कंट्रोल, प्लस एज गैप भी देने के लिए बोल रहा है बच्चों में। ठीक है। अब इसके बाद अब इसके बाद जो अल्लाह तो चैप्टर में पढ़ने हैं वो टॉपिक्स कुछ ऐसे लाएंगे कि अल्लाह तो एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पढ़ना रहेगा। फिर उसके बाद अल्लाह तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी पढ़ना रहेगा, कि मेडिकल प्रैक्टिसेस के थ्रू कैसे प्रेगनेंसी तो टर्मिनेट किया जाता है, मतलब बच्चा गिलाया जाता है। फिर उसके बाद इनफर्टिलिटी आती है कि जब कपल को बच्चे नहीं होते 2 साल तक, वो इनफर्टिलिटी कहलाता है, उससे कैसे डील किया जा सकता है, उसे कैसे ओवरकम किया जा सकता है, ये पढ़ना है। फिर अल्लाह तो पढ़ना है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आने के कारण फैलती हैं, ऐसी डिजीज तो बोलते हैं एसटीडी या एसटीआई, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। अब आते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मतलब वो मेथड होते हैं जो अनवांटेड बर्थ, अनवांटेड प्रेगनेंसी या अनवांटेड क्या कहते हैं बच्चे तो होने से बचाते हैं, होने से रोकते हैं। क्या होता है कई बार सेक्सुअल डिजायर्स के थ्रू, सेक्सुअल ड्राइव हाई होने के कारण हम लोग कोइटस रिप्रोडक्शन ये सब तो यानी कोइटस करते रहते हैं, पर उसमें क्या होता है कुछ हर बार जब ताते थे इजैकुलेशन होता है और वो वजाइना में रहता है, तो क्या होता है वजाइना में इजैकुलेशन होता है तो स्पर्म फ्लो करते जा सकते हैं और ओवम के साथ फर्टिलाइज होते प्रेगनेंसी में हो सकते हैं। तो यही जो है स्पर्म का ओवम का फर्टिलाइजेशन होना, प्रेगनेंसी रिजल्ट होना, इसी को रोकने के लिए जो मेथड यूज होते हैं वही कहलाते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो ये तो एक अनवांटेड प्रेगनेंसी थी, तो हम चाह नहीं लेते, हमारा एम हमारी सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल लाइफ को काम डाउन करना था। ठीक है। तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अनवांटेड बर्थ और अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाते हैं। अब इस आइडर कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होना चाहिए, अब हम लोग कोइटस कर क्यों लें, हमारे डिजायर ये सब कुछ वो फ्ली यानी काम डाउन करने के लिए। ठीक है। तो एक तो पहले यूजुअल फ्रेंडली होना चाहिए कि यूजर को अगर यूज कर रहा है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, उसे फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, प्लस उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, वो जैसे अपना कोइटस कर रहा है वैसा ही करते रहे। दूसरी बात इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मुझे दूर दराज जाते लेना पड़ रहा है या मुझे पहले से उसका अरेंज करते लगना पड़ रहा है, ऐसा नहीं। जब मैं मानो तब मुझे मिल जाए वैसा लेना चाहिए, इफेक्टिव लेना चाहिए, कि अगर वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कॉन्ट्रासेप्शन का काम तो करे, ऐसा थोड़ी नाम लग दिए हैं और उसकी तो वो होनी थी कॉन्ट्रासेप्ट करनी थी परसेंटेज 50 से भी कम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिवर्सिबल होना चाहिए कि हर बार ये बार बार यूज किया जा सके, ये बार बार यूज किया जा सके, प्लस अगर अभी नहीं चाहिए तो बाद में बच्चा किया जा सके, ऐसा भी कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं लेना चाहिए, अपना नहीं लेना चाहिए कि अब बच्चे ही ना हो, अभी बच्चे नहीं चाहिए बाद में बच्चे चाहिए हो सकते तो उसे हटाया भी जा सके, ऐसा भी होना चाहिए। वापस से हम बताते थे रिप्रोडक्टिव यानी प्रेगनेंसी हो सकती होनी चाहिए।
अब नो और लेस साइड इफेक्ट क्या होना चाहिए, बॉडी में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए या बहुत कम साइड इफेक्ट होना चाहिए। इट शुड ऑल्सो बी इन नो वे इंटरफेरेंस विद द सेक्सुअल द लाइफ डिजायर और द सेक्सुअल हेल्थ ऑफ द यूजर। वही मैंने क्या बोला, सेक्सुअल द लाइफ सेक्सुअल डिजायर तो काम डाउन करने थे, लोग कोइटस करते हैं कई बार, तो उसमें कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। तो लोग इंसान कर ही क्यों रहा है, उस हमने सेक्सुअल लाइफ सेक्सुअल डिजायर तो काम डाउन करने थे, तो अगर उसी में डिस्टरबेंस होने लगी तो इंसान इसे यूज ही नहीं करेगा, चाहे अनवांटेड बर्थ ही क्यों ना हो जाए। ये वो बोलेगा कि होने दो पर मैं यूज ही नहीं करूँगा, ठीक है। अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ये बताते थे हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस या मेथड जो हैं ये दो प्रकार के हो सकते हैं, नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड, और एक होते हैं आर्टिफिशियल या मॉडर्न डे मेथड। जो आज टेक्नोलॉजी ये सब का यूज करते मेथड अपनाए गए हों वो कहलाते हैं आर्टिफिशियल या मॉडर्न डे मेथड। और जो ट्रेडिशनल या नेचुरल मतलब जिनमें ज़्यादा कुछ ना करना पड़े, नेचुरली बॉडी के ही सिस्टम्स का यूज़ करते हो सके, वो नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड यूज करना पड़ता है। मैंने क्या वो अल्लाह ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में भी पाला, प्लस ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी पाला कि फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, तभी प्रेगनेंसी होती है, तभी एम्ब्रियो जाइगोट बनता है, और जाइगोट बनता है तो फिर प्रेगनेंसी होती है ह्यूमन में। तो क्या होगा कि अगर मैं फर्टिलाइजेशन ही ना होने दूँ तो क्या होगा, तो प्रेगनेंसी ही नहीं होगी। इस बेसिस पे काम करता है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस मेथड। तो अब अगर मैं बोलूँ कि इजैकुलेशन किधर होना चाहिए, वेजाइना में, अगर मैं इजैकुलेशन रिप्रोडक्टिव तलैट में करूँ ही ना तो मतलब अगर मैं इजैकुलेशन से जस्ट पहले अगर जो वो है पेनिस उसे बाहर निकाल लूँ और इजैकुलेट आउटसाइड कर लूँ तो जो स्पर्म्स हैं वो मेरे रिप्रोडक्टिव तलैट में एंटर करेंगे ही नहीं, तो वो ओवम से फ्यूज करने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। तो क्या होगा, अ, तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगी भी नहीं और प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। तो ये जो है जस्ट इजैकुलेशन से जस्ट पहले पुल आउट कर लेना, ये कहलाता है कोइटस इंटरप्टस। हम लोग कोइटस क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था, फिर वेजाइना में लेना और फिर वहाँ इजैकुलेट करना। तो इस पर मैं क्या करूँगा, जस्ट इजैकुलेशन से जस्ट पहले पुल आउट कर लूँगा और क्या होगा, टी इजैकुलेट बाहर करूँगा, तो इससे स्पर्म जो है वो अंदर नहीं जाएंगे। तो ये कोइटस में इंटरप्ट करना हुआ ना, तो इसीलिए बोलते हैं इसे कोइटस इंटरप्टस। फिर हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा था ओव्यूलेशन पीरियड के बारे में। तो ओव्यूलेशन हर 14th डे में होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के मेंस्ट्रुअल साइकिल की जस्ट बिगनिंग से फर्स्ट डे मेंस्ट्रुएशन के फर्स्ट डे से हर 14 डे में ओव्यूलेशन होता है। तो इस समय ओव्यूलेशन होता है, तो मैं इसके बाद के 3 दिन और इससे पहले के 3 दिन मतलब करीब-करीब 1 हफ्ता अगर कोइटस ही ना करूँ तो ओवम और स्पर्म्स को एक साथ आना चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, और ओवम की वाइटलिटी मतलब एक ही दिन तक वो अच्छा रहता है, वरना वो फिर उस अगर वो फिर उसके बाद फर्टिलाइज भी नहीं होगा, और अगर फर्टिलाइज हो भी जाता है तब भी वो नहीं बनाता जाएगा, ठीक है। तो इसकी वाइटलिटी एक ही दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन होगी। तो मैं क्या करूँगा, 3 दिन इधर छोड़ दूंगा और 3 दिन इधर छोड़ दूंगा, मतलब करीब-करीब 1 हफ्ता जो है, मतलब 10th डे से लेके 17 डे तक अगर मैं कोइटस ही ना करूँ तो इतना तो कंट्रोल होगा सेक्सुअल डिजायर पे। तो इस समय नहीं करूँगा, तो ये स्पर्म्स और अंडर चाहे इजैकुलेट इस समय ना करते, बाकी समय अगर करूँ भी और इजैकुलेट वेजाइना के अंदर भी करूँ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसी तो कहते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। तो एक पीरियड के लिए एब्सेंट लेना कोइटस का, ये कहलाता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। ये किसके अंदर आता है, नेचुरल मेथड। इसमें क्या मुझे कुछ और चीज़ यूज़ करना पड़ा, नहीं, बॉडी का ही लॉजिक यूज़ करना पड़ा, बॉडी में जो फंक्शन हो रहे हैं उन्हीं का यूज़ करना पड़ा, ठीक है। अब तीसरा आता है पीरियोडिक ये क्या होता है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस 10 से 17 डे तक मैं करूँ ही ना। अब तीसरा आता है लैक्टेशनल एमिनोरिया। अब क्या होता है, जब लैक्टेशन होता है तब प्रोलैक्टिन ऑक्सीटोसिन ये सब हार्मोन निकलते हैं, तो प्रोजेस्टेरॉन जो रहता है वो सिक्रीट ही नहीं होता, और प्रोजेस्टेरॉन ये सब सिक्रीट नहीं होता तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होती, और उसके कारण क्या होता है कि वो ओव्यूलेशन नहीं होता।
ओव्यूलेशन नहीं होता तो ओवम आएगा ही नहीं, तो स्पर्म अगर पहुंच भी जाता है फैलोपियन ट्यूब में तो किससे फर्टिलाइज होगा? इसी नाम से लैक्टेशनल एमोनोलिया को भी अपनाया जा सकता है। ये बर्थ के, अगर टूलन फीमेल बर्थ दी है उसके 6 महीने बाद तक रहता है एप्रोक्सली। तो इस समय में अगर कोइटस करूँ, चाहे अंडाली इजैकुलेट करूँ, तो ये कहलाएगा हमारा लैक्टेशनल एमेनोलिया। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल मेथड के अंदर आए। अब क्या होगा कि क्या ये 100% इफेक्टिव है? ये 100% इफेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं उसकी बात करूँ, कोइटस इंटररप्टस, अगर मैं इजैकुलेशन से जस्ट पहले पुल आउट नहीं कर पाया, ये क्या पता है पुल आउट किया पर ऊपर लीबिया मेजोला और लीबिया माइनोला के तरफ ही इजैकुलेट कर लिया और वो खिसक के अंदर घुस गया वेजाइनल ओरिफिस से, तो इसी नाम से क्या होता है कि कोइटस इंटररप्टस में भी प्रॉब्लम है। क्या पता फिर अगर मैं उसकी बात करूँ पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, तो क्या पता उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो फीमेल के अंदर और वो 9th डे को ही ओव्यूलेशन दे दे किसी कारणवश किसी समय। तो मेरा तो वो कोई 10 से 17 डे नहीं करना था ना, पर 9th डे तो कर सकता हूँ। तो अगर मैं उस दिन कोइटस करता भी हूँ तो उस दिन तो स्पर्म और ओवम के मीट होने के चांसेस रहेंगे, तो उस समय प्रेगनेंसी हो सकती है, हाँ हो सकती है, तो मेरा ये भी फेल हो जाएगा। फिर अगर मैं लैक्टेशनल एमेनोरिया की बात करूँ तो 6 महीने अप्रोक्स मुझे लग रहा है जनरली होता है। क्या पता नहीं हो, लोगों में वेलाई करते हैं हार्मोन के लेवल, इसी नाम से ये चेंज भी हो सकता है, इसीलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्या पता उसमें तो 4th महीने में ही ओव्यूलेशन देना, एग लेना चालू कर लिया, पर मुझे लग रहा है कि 6 महीने बाद देगी, तो क्या पता। तो ये सब प्रॉब्लम हो सकती हैं। ठीक है, तो 100% इफेक्टिव तो ये नहीं है, इसमें कुछ डिफेक्ट भी हैं। ठीक है, अब अगर मैं उसकी बात करूँ, किसकी, आर्टिफिशियल मेथड की, तो इसमें साइंस के थ्रू डेवलप किए गए मेथड से हम लोग क्या करते हैं, साइंस के थ्रू डेवलप किए गए मेथड से हम लोग वो बनाते हैं, स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होने से रोकते हैं। ठीक है, तो इसमें अलग अलग मेथड्स आते हैं और इसमें से भी कुछ 100% इफेक्टिव है, कुछ 100% इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं पहले नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड। इसमें क्या होता है, वही पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, इंटरकोर्स या कोइटस इज अवॉइडेड बिटवीन 10 to 20th डे, 17th डे भी ले सकते हैं, 20th डे भी ले सकते हैं। एक हफ्ते से 7 दिन से 10 दिन तक अवॉइड करना है कोइटस तो। ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉल्ड फर्टाइल पीरियड, इस पीरियड तो बोलते हैं फर्टाइल पीरियड, क्योंकि इस समय ओव्यूलेशन होते, फर्टिलाइजेशन होते, प्रेगनेंसी होने के चांसेस लेते हैं। व्हेन देयर आर हाई मैक्सिमम चांसेस ऑफ ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, इसी समय मैक्सिमम चांसेस लेते फर्टिलाइजेशन और ओव्यूलेशन पे। अब आता है पीरियड बिटवीन टू फर्टाइल पीरियड इज कॉल्ड सेफ पीरियड। बता देते हैं पीरियड बिटवीन टू फर्टाइल पीरियड, मतलब कि पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल के बता देते 4th दिन यानी 10 से 20th दिन, और इसके 10 से 20th दिन के बीच के जो 10 दिन रहते हैं या 16 दिन रहते हैं, 10 से यानी 18 से 20 दिन जो रहते हैं, इस समय क्या रहता है, ये सेफ पीरियड कहलाता है। ठीक है, तो अगर आपका सेक्सुअल पार्टनर होगा तो उसने कई बार ये टर्म यूज भी किया होगा कि उसका सेफ डे आज, तो आप अंदर जो है इजैकुलेट कर सकते हैं, मैं से बोला होगा तो। ठीक है, तो इसे सेफ डे या सेफ पीरियड भी बोल सकते हैं। अब विदड्रॉल मेथड थी, विदड्रॉ कर लेना, वही कोइटस इंटररप्टस जस्ट इजैकुलेशन से जस्ट पहले बाहर खींच लेना। मेल विदड्रॉ इज स्पेनिश जस्ट बिफोर इजैकुलेशन फ्रॉम वेजाइना, thus avoiding insemination. The insemination तो just लगता है lactational amenorrhea, during the lactational prolactin inhibit gonadotropin and therefore there is no ovulation, no menstrual cycle. gonadotropin मतलब FSH और LH को रोकता है। ठीक है, और लैक्टेशन मतलब होता है ब्रेस्ट फीडिंग, तो रोकता है तो हमारे फॉलिकल्स डेवलप नहीं करते, उसके कारण ओव्यूलेशन नहीं होता, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होता। और मेंस्ट्रुअल साइकिल की एब्सेंस को ही बोलते हैं एमेनोरिया। ये हम लोग पीई फिजिकल एजुकेशन में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, फॉर नियरली 6 मंथ, 6 महीनों के लिए आफ्टर बर्थ ऑफ अ बेबी, एक बच्चे के जन्म के बाद, इस पीरियड तो बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। ठीक है,
अब आता है above all the above the method have different failures rate. the above तीन मेथड्स के अलग अलग फेलियर लेस हो के हाई फेलियर लेस है, मैंने बोला भी कैसे हो सकते हैं, एंड आर वेरी अनरिलायबल सो आर नॉट मेडिकली एडवाइस। ये मेडिकली एडवाइस नहीं होता, ये आप कहीं पे पढ़ सकते हैं या खुद से अप्लाई कर सकते हैं, इसे जनरली मेडिकली एडवाइस नहीं किया जा सकता जाता। डॉक्टर वही एडवाइस करेगा जिसके हाई चांसेस रहते हैं, तो वो आर्टिफिशियल मेथड यूज़ करने के लिए बोलता है। ठीक है, अब आर्टिफिशियल मेथड में आगे चलते हैं, आर्टिफिशियल मेथड के बारे में पढ़ेंगे। अब आता है आर्टिफिशियल या मॉडर्न डे मेथड। आर्टिफिशियल या मॉडर्न डे मेथड, इसमें इंक्लूड होता है टेम्पररी मेथड या स्पेसिंग मेथड। टेम्पररी मेथड या स्पेसिंग मेथड, ऐसा मेथड जो टेम्पररी अवॉइड अप्लाई किया जाए, वो हमेशा आपकी बॉडी में अप्लाइड ना रहे, वो टेम्पररी अप्लाइड किया जाए जब आपको कोई टेस्ट करना हो, वो कहलाता है टेम्पररी मेथड। और ये बच्चों के बीच में स्पेस के लिए करने में मदद करता है, तो इसे बोलते हैं स्पेसिंग मेथड। इसमें पहला आता है बैरियर मेथड। क्या होता है इसमें, बेसिकली ओवम और स्पर्म्स के फर्टिलाइजेशन को रोकना है, तो बीच में एक बैरियर लगा दो, एक बैरियर लगा दो, तो क्या हो सकता है, बैरियर कैसा हो सकता है, ये तो पेनिस है, तो इससे ही इजैकुलेट होगा। तो क्या पता मैं पेनिस को ही कवर कर दूं, तो स्पर्म इधर रह जाएगा और ये वजाइना में जाएगा ही नहीं। तो जब पेनिस तो ऐसे कवर कर दूं, तो उसके लिए क्या यूज़ कर सकता हूँ, उस चीज़ को यूज़ जो करता हूँ वो कहलाता है कॉन्डम। ठीक है, वो कहलाता है कॉन्डम। अब कॉन्डम फीमेल के लिए भी आते हैं, मेल के लिए भी आते हैं। फीमेल के भी लिपोडक्टिव तलैट तो भी कवर कर सकता हूँ, तो जेनाइटल्स को भी कवर कर सकता हूँ, तो ये फीमेल के लिए भी आते हैं और मेल के लिए भी आते हैं। ठीक है, तो इसे भी ये मेल के लिए नहीं आते, ज़्यादातर इंडिया में मेल के लिए चलते हैं, पर फॉरेन में फीमेल के लिए भी ये चलते हैं, यही बात याद रखनी है। ठीक है, तो जो ovum and sperms are prevented from physically meeting with the help of a barrier. This include condom, जिसमें condom include होता है। condom are barrier made of thin rubber and latex sheet। रबर या latex sheet का बना रहता है, पतले रबर या latex sheet का। अभी थिन होने के नाम से ही क्या होता है, कई बार लोकल, इसीलिए बोलते हैं अच्छी कंपनी का यूज़ करना चाहिए, तो कई बार लोकल रहता है ना, लोकल क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का नहीं रहता, तो ये कई बार आपको धोखा भी दे सकता है। ये छोटा मोटा छेद हो, तो 30 तो बहुत छोटे है ना उसका साइज। ठीक है, 2 से 5 माइक्रोमीटर का तो उसका साइज ही है, तो वो इससे पास आउट हो गया, तो इसीलिए दैट आर यूज टू कवर द पेनिस इन मेल, इसे बोलते हैं मेल कॉन्डम। ठीक है, इसके एग्जांपल है नीलोद। पर अगर वेजाइना या सर्विक्स को फीमेल में कवर किया जाए फीमेल कॉन्डम के द्वारा, जस्ट बिफोर कोइटस, कोइटस से जस्ट पहले अप्लाई किया जाता है, मेल में भी जस्ट पहले अप्लाई किया जाता है, सो दैट द इजैकुलेटेड सीमेन वुड नॉट एंटर इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। तो ताकि फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जो इजैकुलेटेड सीमेन है वो एंटर ही ना करे। तो ये इसके एग्जांपल क्या है, फेमिडोन, फीमेल कॉन्डम। ठीक है, इंडिया में मेल ज़्यादा चलता है। अब इसके बाद उसी के आ जाते हैं, दे हैव देयर यूज हैव गेन पॉपुलैरिटी इन रिसेंट टाइम बिकॉज ऑफ, अभी हाल ही फिलहाल में इनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा बढ़ी है कॉन्डम्स की यूज़ होना, क्योंकि एक तो ये इजीली अवेलेबल है, प्लस हाईली इफेक्टिव है, प्लस चीप है, आसानी से प्लस सस्ते भी हैं। ठीक है, और हर एक साइज में आते हैं, हर एक साइज में आते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द यूजर फ्रॉम एसटीडीज। असल में एसटीडीज या एसटीआई या एज जो है ये कैसे होता है, जब भी बॉडी फ्लूइड मिलेंगे तब ये एसटीडी या एसटीआई होते हैं। ठीक है, अगर जब तक बॉडी फ्लूइड नहीं मिल रहे तब तक ये एसटीडीज या एसटीआई नहीं होंगे। तो बॉडी फ्लूइड क्या होती है, ऐसा कोई से भी लिक्विड या लिक्विड सब्सटेंस जो बॉडी प्रोड्यूस करती है वो कहलाता है बॉडी फ्लूइड। तो जब तक बॉडी फ्लूइड नहीं मिलेंगे जब तक एसटीडीज नहीं होंगे। तो जो इस सीमेन है ये बता देते हैं, फीमेल में जो है वो भी तो बॉडी फ्लूइड है, अंदर ऐसा तो नहीं है कि पूरा दलाए रहता है फीमेल लिपोडक्टिव ऑर्गन, नहीं, वरना लव इंटीरियर होते उसमें ब्लीडिंग हो जाएगी, तो वो भी मॉइस्ट रहता है। तो क्या होता है कि वो भी तो बॉडी फ्लूइड है, तो जब बॉडी फ्लूइड मिलते हैं तो उसके कारण क्या हो सकता है, एसटीडीज हो सकता है। तो ये बॉडी फ्लूइड तो मिलने ही नहीं दे रहा है।
तो कवर कर दे रहा है। इसी नाम से ये एसटीडीज और एसटीआई से बचाता है। डिस्पोजेबल नेचर, इसे यूज एंड थ्रो करना आसान है, इसे आसानी से डिस्पोज किया जा सकता है। प्रोवाइड प्राइवेसी टू द यूजर, यूजर खुद खरीदते ला के खुद अप्लाई कर सकता है, उसे किसी और की ज़रूरत नहीं है। वो अपने से ही अपने पार्टनर से अप्लाई कर सकता है, उसे किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं है। बीन लेस एक्सपेंसिव, भी ज़्यादा महंगे भी नहीं आते। अब आते हैं डायफ्राग्राम सर्विकल कैप या वॉल, जो फीमेल के लिए यूज होता है। ये जो है डायफ्राग्राम सर्विकल कैप या वॉल जो है, ये सर्विक्स तो ढक देते हैं, जिसके कारण स्पर्म एंटर नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये भी लवर के बने रहते हैं। ये असल में कॉन्डम और इनके बीच में ये डिफरेंस है कि ये रियूजेबल रहते हैं। ये इंसर्ट कर लिए जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव तलय में सर्विस को कवर करने थे कोइटस के समय। ठीक है, इन्हें आप इंसर्ट करते लग सकते हो, कई बार करते लगते हैं। प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विस, जैसे कि ये क्या करते हैं, सर्विक्स जो रहता है उसे ब्लॉक कर देते हैं, और जब इजैकुलेशन होता है तो ऐसे ब्लॉक देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि इनमें तो छोटे छोटे छेद हो सकते हैं, क्या पता हो, या तो इनके साथ स्पर्मिसाइडर क्लीन जेलीस या फोम यूज किया जाता है। ये क्या करते हैं, ये स्पर्म्स को मार देते हैं, प्लस जो छेदे रहते हैं उन्हें कवर कर देते हैं अगर छेद होगा तो। ठीक है, तो ये जो है ये यूजुअली यूज किए जाते हैं डायफ्राग्राम, वॉल्ट या कैप के साथ, कॉन्डम के साथ नहीं, इनके साथ यूज किए जाते हैं टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। ये क्या करते हैं, O2 का अपटेक तो क्या करते हैं, स्पर्म्स के तरफ कोट हो जाते हैं, तो अगर छेद है तो उससे स्पर्म्स बाहर जाएगा, तो क्या होगा, चारों तरफ उसके लग जाएगा ये स्पर्मिसाइडर क्रीम जेलीस, तो और मेम्ब्रेन तो कवर कर देते, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ये लेयर बना लेते हैं, तो O2 का अपटेक वो ऑक्सीजन नहीं ले पाता, और जिसके कारण स्पर्म्स मर जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, वेजाइनल फोम या टेबलेट के फॉर्म में भी इंसर्ट किया जा सकता है, उसका नाम है टुडे। ठीक है, क्रीम या जेली जो है उसका नाम है NIM-76। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है इंटला यूटेलाइन डिवाइस। ये भी तो मॉडर्न डे मेथड के अंदर आता है। इंटला मतलब अंदर, यूटेलाइन मतलब यूटस के अंदर। ये जो डिवाइस है ये यूटस के अंदर है, मतलब कि ये स्पर्म्स का एंटी यूटस में नहीं रोक पाते। जब स्पर्म यूटस में एंटर कर जाते हैं तब ये उनके ऊपर एक्ट करते हैं, इन्हें बोलते हैं आईयूडीज। ये जो डिवाइस है ये इंसर्ट किए जाते हैं डॉक्टर के द्वारा, मतलब या नर्स के द्वारा, ये गायनेक कोई डॉक्टर हो जाता है उसके द्वारा, ये आप खुद से इंसर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब इसमें प्राइवेसी ऑफ यूजर नहीं रहती, ये डज नॉट मेंटेन प्राइवेसी ऑफ यूजर। इन्हें वजाइना के थ्रू इंसर्ट किया जाता है। ये आईयूडीज हैं, ये बता देते हैं दो कैटेगरी में हो सकते हैं। नॉन मेडिएटेड आईयूडीज, नॉन मेडिकल आईयूडीज मतलब जो मेडिसिन का यूज नहीं करते, वैसे आईयूडीज ये प्लास्टिक या स्टेनलेस स्टील के रहते हैं, जैसे लिपीस लूप। ये लिपीस लूप है। ये असल में क्या करते हैं, यूटेलाइन वॉल में जो फेगोसाइटोसिस सेल रहते हैं उन्हें एक्टिवेट कर देते हैं, तो एक फॉरेन सब्सटेंस उन्हें दिखता है। ठीक है, WBC जो रहते हैं या फेगोसाइटोसिस सेल रहते हैं उन्हें एक्टिवेट कर देते हैं, प्लस वॉल को तार देते हैं। वॉल अगर ये यूटेलाइन में है और ये कोई एलियन डिवाइस ही है तो बॉडी का तो है नहीं, तो ये वॉल जो हो जाती है वो इरिटेट हो जाती है और ताते थे हैं प्रॉपर नहीं रहती, ऑप्टिमम कंडीशन में नहीं रहती। उसके ताते थे इम्प्लांटेशन थे, तो फर्टिलाइजेशन हो भी जाता है तब भी इम्प्लांटेशन में बाधा क्रिएट करते, ये प्रेगनेंसी नहीं होने देते। अब आता है अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वही जो मैं बोला, दिस मेड द यूटेलाइन एंडोमेट्रियम इलिटेबल कर देते हैं जो यूटेलाइन वॉल रहती है, मेड इज अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन के लिए अनसुटेबल कर इम्प्लांटेशन के लिए अनसुटेबल कर सकते हो। ऑल्सो प्रोमोट द फेगोसाइटिक सेल ऑफ यूटस और फॉर फेगोसाइटोसिस ऑफ सेल विद इन द यूटस। क्या होता है, ये फेगोसाइटोसिस या WBC है, ये लिपीस लूप और इसके ऊपर दोनों के ऊपर एक्ट करते हैं, पर लिपीस लूप प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील का होने के नाम से उसमें कोई असर नहीं पड़ता, पर स्पर्म्स तो असल में प्योर सेल है, तो इनके ऊपर वो अटैक करते इन्हें किल कर देते हैं। तो एग्जांपल है लिपीस लूप जो प्लास्टिक या
पॉलीथीन नेचर या स्टेनलेस स्टील का बना होता है। अब आता है मेडिकेटेड आयुधीस। ये जो बताते हैं आयंस का यूज़ करते हैं, मेडिसिन का यूज़ करते हैं। इसमें आता है कॉपर विलीजिन आयुधि। कॉपर विलीजिन आयुधि ये क्या करता है, कॉपर विलीज करता है। और कॉपर क्या करते हैं, जो हमारे स्पर्म्स हैं उनकी मोटिलिटी तो डिक्रीज कर देते हैं। सेकेंड, ये भी एंडोमेट्रियम तो इलिटेबल बना देते हैं, इम्प्लांटेशन नहीं होने देते। थर्ड, ये फेगोसाइटोसिस सेल को भी प्रमोट करते, फेगोसाइटोसिस सेल को भी जागरूक कर देते, तो ये भी फॉरेन सब्सटेंस हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मेडिकेटेड नॉन मेडिकेटेड तरह ही काम करता है। सिर्फ उसमें एक और चीज़ ऐड हो जाती है कॉपर विलीजिन में, कि कॉपर को भी रिलीज करता है जो स्लो डाउन कर देता है स्पर्म्स की मोटिलिटी। तो अलो नहीं तो ह्यूमन लिपोदर्शन में पढ़ा था जो कैल्शियम है वो स्पर्म्स की मोटिलिटी तो इंक्रीज कर रहा है, तो फिर जो वो है कॉपर वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ये याद रखना है। तो ये जो कॉपर विलीजिन आयुडीज हैं ये क्या है, इम्प्रेग्नेंटेड विद सी यू, मतलब कॉपर से ये इम्प्रेग्नेंटेड रहते हैं, मतलब ये बताते हैं कॉपर इनमें मिक्स रहता है, ऐसे मिक्स रहता है कि वो कॉपर को रिलीज कर सकते हैं, मतलब इनके सरफेस में कॉपर दबा के भर दिया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब ये काम कैसे करते हैं, रिलीज करते कॉपर आयन जो सप्लेस कर देता है स्पर्म की मोटिलिटी, वही स्पर्म के उसमें फ्लो में रुकावट डालता है, मेक यूक्टेलाइन एंडोमेट्रियम इलिटेबल और मेकिंग इट अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन नहीं होने देता। प्रोमोट द फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स विद इन द यूटस, इसके ऊपर भी अटैक करते हैं पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके एग्जाम्पल क्या है, कॉपर टी CU7, कॉपर 7 या मल्टीलो T75, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है बोथ और नीट दोनों के लिए। ठीक है, अब आता है हार्मोनल आयोडीज। ये हार्मोन से डील करते हैं। ये क्या करते हैं, ये प्रोजेस्टेरॉन लाइक बताते थे हार्मोन रिलीज करते हैं, मतलब प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करते हैं, या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन दोनों का कॉम्बिनेशन वो करते हैं रिलीज। तो क्या होता है, इससे उसे लगता है बताते हैं यूटस को यानी ओवली तो लगता है कि पहले से ही प्रोजेस्टेरॉन इतना ज़्यादा है, मतलब पहले ही ओव्यूलेशन हो चुका है, तो ओव्यूलेशन होता नहीं है दूसरी बात। और क्या होता है, ठीक है, और तो इसके एग्जांपल है प्रोजेस्टिलेट जो प्रोजेस्टिलॉन रिलीज करता है, LNG तो 20 जिसका फॉर्म है लेनोवो गैस्टलर, लेवनोगेस्टेलर। ठीक है, ये जो है ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है। ये जो लेवनोगेस्टेलर है इसी के नाम से LNG आया है, और ये जो लेवनोगेस्टेलर है ये असल में केमिकली क्या है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये बता देते हैं एनओव्यूलेटिक मेंस्ट्रुअल साइकिल क्रिएट करते हैं, मतलब इनके कारण क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है बिना ओवम के। मेक दी सर्विस एंड यूटिलाइन सिक्रीशन हॉस्टाइल फॉर्म, स्पर्म जो वाटरली रिलीज होता है सर्विक्स या यूटिलाइन से, उसे हॉस्टाइल कर देते हैं स्पर्म्स के लिए। प्रोमोक दी फेगोसाइटोसिस सेल और फेगोसाइटोटिक सेल ऑफ यूटस फॉर फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन दी यूटस। यही थी फेगोसाइट या डब्ल्यूबीसी, तो वो करते हैं, प्रमोट करते हैं, क्योंकि ये भी एक फॉरेन सब्सटेंस है, तो इनके ऊपर भी अटैक होता है पर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पर्म सेल होने के नाम से उसे फर्क पड़ जाता है। अब आता है जो फर्स्ट IUCD जो है, इंटरयूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, या इसे IUD भी बोल सकते हैं, ये ग्लाइफेनबर्ग के द्वारा यूज किया गया था, और ये असल में सिल्वर कंटेनिंग था, ये असल में क्या था, सिल्वर कंटेनिंग, पर ये हार्मफुल था। ठीक है, IUD जो रहते हैं ये आइदर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है फीमेल के लिए जो डिले करना चाहती है प्रेगनेंसी तो, और स्पेस देना चाहती है, या क्या होता है कि इसे एक बार इंसर्ट कर लिया तो ये 4-5 साल आराम से चल जाता है। IUDs जो है ऑन टू इंसर्टेड प्रोवाइड कॉन्ट्रासेप्शन फॉर 5 to 10 ईयर्स, को अच्छी क्वालिटी तक का लोगे तो 10 ईयर्स, और 5 ईयर्स के लिए भी अप्लाई कर देते हैं, फिर इसे रिमूव भी किया जा सकता है। ठीक है, अब जो IUDs हैं ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड हैं इंडिया में, तो ये एक बार अप्लाइड होते प्लस डॉक्टर के थ्रू अप्लाइड होते, तो इनमें तलत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मोस्ट लोगों को लगता है कि मोस्ट वाइडली यूज कॉन्डम्स है इंडिया में, नहीं पर असल में IUD ही है। ठीक है, अब आता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स।
वो पिल्स जो है ये हार्मफुल रहते हैं। और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल मतलब जो मुंह के थ्रू कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले लिए जाते हैं, ये इसे ओसीपीज बोलते हैं। ये ओव्यूलेशन प्रिवेंट करते हैं, मतलब ये भी नॉन ओव्यूलेटिव मेंस्ट्रुअल साइकिल करवाते हैं। मतलब ये भी प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन से हार्मोन से ही डील कर रहे होंगे। अगर आर्टिफिशियली नॉन ओव्यूलेटिव मेंस्ट्रुअल साइकिल करना है तो प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन के ही लेवल में चेंजेस करने पड़ेंगे आप तो ये जो रहते हैं ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इसी पे काम करते हैं और इसी से डील करते हैं। ये हार्मफुल भी रहते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो एक तो आपके हार्मोन तो अचानक से चेंज करते हैं। असल में ये हार्मोन तो अचानक से चेंज करते हैं और बेसिकली ये है कि वो तो कॉपर रिलीजन या हार्मोनल जो है वो तो आपके यूट्रस से एक पार्ट में, ये तो आपके ब्लड स्ट्रीम में घुस जाते हैं, तो ये हार्मफुल ऑब्वियस ही है। तो प्रोजेस्टेरॉन डाइजेस्ट होते ब्लड में घुसेगा। तो पिल्स और टैबलेट जो है वो टेकन ओरली मतलब बाय माउथ फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, ये 100% इफेक्टिव रहते हैं, ऑलमोस्ट 100%। कोई भी 100% इफेक्टिव नहीं हो सकता, पर ये ऑलमोस्ट 100% रहते हैं। मोस्ट वाइडली यूज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ये अभी अभी अपनी फेमस होते जा रहे हैं। ये बाहर फेमस थी पर यहाँ पे भी अब फेमस होते जा रहे हैं। एक होता है ओसीपीस के 3 टाइप होते हैं डेली ओसीपीस। ये पूरे पूरे 28 डेज लिया जाता है। ये क्या होता है, पूरे 28 डेज दिया जाता है। पहले के 7 डेज जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही रहती है तब आयरन लिया जाता है। तो उस समय किसकी कमी, ब्लड लॉस के समय ब्लड लॉस के कारण किसकी कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है। तो पहले 7 डेज आयरन पिल्स लिए जाते हैं, फिर उसके बाद 21 डेज हार्मोनल पिल्स लिए जाते हैं। तो क्या होता है 21 डेज आप हार्मोनल पिल्स लोगे, ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल हाई करते लगते हैं। तो वही तो लगता है कि पहले से ही प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल हाई है, तो क्या मतलब कि आप पहले से ही ओव्यूलेशन हो चुका है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि और यूट्रस तो सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन लेवल से मतलब है, तो वो तो हाई है, तो ये तो प्रोलिफरेट करता ही रहेगा। फिर अचानक से आप 21वें दिन बंद करते हैं, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के 7th डे के बाद वाले डे से। तो क्या होता है कि अब जैसे ही ये पिल खत्म होती है तो एक ही दिन में अचानक से लेवल गिरता है, तो उसके कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुएशन हो जाता है अगले दिन से। ठीक है, तो अब ये नुकसान कैसे करेगा, आप अचानक बॉडी तो एक तो आप सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन दे रहे हैं, एस्ट्रोजन दे रहे हैं। दूसरी बात आप बॉडी को फूल कर रहे हैं, ओवुली को फूल कर रहे हैं कि ओव्यूलेशन पहले ही हो चुका है। तो इसमें एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि आगे जाते जब आप तो बच्चा करना होगा तब बच्चे नहीं होंगे, तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, तो बॉडी में एक परसेप्शन आ जाएगा ओवुली में काम के नहीं बचेंगे। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये हार्मोनल पिल्स लेते हैं, फीमेल के द्वारा लिए गए बेसिकली ओसीपी जो लेते हैं वो फीमेल के द्वारा ही लिए जाते हैं। इसके कारण क्या होता है, मैनिपुलेशन होता है हार्मोन्स में। इसके कंपोजिशन जो लेते हैं वो नॉलेस्टिलोन लेते एसीटेट लेते हैं, जो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है। ये प्रोजेस्टेरॉन इसमें ज़्यादा अमाउंट में लेता है। ठीक है, इसमें प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेता है। और एक होता है इथाइलिन एस्ट्राडायोल, ये सिंथेटिक एस्ट्रोजन लेते हैं, एस्ट्रोजन कम अमाउंट में लेता है। एस्ट्रोजन जो लेता है वो कम अमाउंट में लेता है। ये दोनों पिल्स, यानी ये दोनों कंपोनेंट है, दोनों केमिकल्स है, ये तो एक पिल में दोनों को मिला के दिए जा सकते हैं या अलग अलग दिए जा सकते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, माला एन एंड माला डी। ये दो डेली जो ओसीपीस हैं इसकी आप स्लिप देखोगे, दवाई लोगे तो उसमें 21 हार्मोनल पिल मिलेगी और 7 आयरन पिल मिलेगी। डेली ओसीपी जो है वो स्टार्टेड प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जिस दिन आपको मेंस्ट्रुएशन आया उसी महीने के उसी दिन से लेना चालू करते। फर्स्ट 21 हार्मोनल पिल्स आर टेकन, तो ये फर्स्ट 21 हार्मोनल पिल्स लिए जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट डे से 21st डे तक कौन लिए जाते हैं, हार्मोनल पिल्स। ठीक है, फिर 21st डे में अचानक से बंद होता है, तो फिर 7 दिन तक क्या लिए जाते हैं, एफी। तो ये 7 दिन अचानक से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज होने के कारण 7 दिन के बाद मेंस्ट्रुएशन हो जाती है। और मेंस्ट्रुएशन में ब्लड लॉस होगा, तो आप बॉडी तो पहले से प्रिपेयर करने के लिए आयरन दे दिया जाता है ताकि उतने ब्लड लॉस को वो किया जा सके, काउंटर किया जा सके। 7 एफी पिल दिए जाते हैं। एफी पिल प्रिवेंट एनीमिया, मतलब ब्लड आरबीसी की कमी होने से बचाते हैं। एंड कंपनसेट मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस
को कंपेंसेट काउंटर करते हैं। ठीक है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोनल पिल्स के इनहिबिट कर देते हैं एलएच और एफएसएच टेस्ट सिक्रीशन को, जिससे रिजल्ट होता है ग्लैफिन फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं होता और ओव्यूलेशन नहीं होता। रिजल्ट होता है ये एनओव्यूलेटिव मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो 21वें दिन बंद कर दे और फिर बाकी के 7 दिन तो सिर्फ एफ ही लेते हैं, तो अचानक से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगता है और उससे प्रॉब्लम आ जाती है। प्रोजेस्टेरॉन जो है मेक दी सर्वाइकल म्यूकस टेक एंड सेंटी दैट इज हॉस्टाइल टू स्पर्म। ये हॉस्टाइल टू स्पर्म कैसे, कि उसे लगता है कि अब तो वो हो गए, स्पर्म्स अंदर चल दिए हैं, तब क्या होगा, ओव्यूलेशन हो गया, स्पर्म्स अंदर चल दिए, तो ये हल्का सा म्यूकस जो है ये सर्विक्स को घेर लेता है और थोड़ा सा थिक हो जाता है और थोड़ा सा स्पर्म्स के एंटेंस तो रोकता है। ठीक है, अब ये जो 10 डेली ओसीपीस है ये प्रिवेंट करते हैं फर्टिलाइजेशन, तो इस तरह से डेली ओसीपीस प्रिवेंट करते हैं। दूसरा आता है वीकली ओरल पिल। वीकली ओरल पिल सहेली, ये बहुत कम नुकसानदायी रहते हैं, इसके साइड इफेक्ट बहुत कम है। ठीक है, ये नॉन स्टेरॉइड पिल है और ये जो है ये सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट लखनऊ में जो स्थित है यूपी में, उसके द्वारा बनाया गया सीडीआरआई सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके ये उससे ताकत है डेली ओसीपीस से बहुत ज़्यादा कम साइड इफेक्ट्स है और इसे लेना ज़्यादा फायदेमंद है और इसकी हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू भी है। इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, सेंटाकोमेन, सेंटकोलोमेन और ऑलीमेक्स मेलॉक्सीफेन, ऑल मेलॉक्सीफेन। ठीक है, सेंटक्लोमेन या ऑल मेलॉक्सीफिन जो है ये इसके कंपोजिशन है, ये इसके क्या है कंपोजिशन, ये केमिकल इसमें पाए जाते हैं बेसिकली। ठीक है, सेंटक्लोमेन जो है वो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर का मॉड्यूलेटर है, मतलब कि एंटी ईस्ट्रोजिनस है, मतलब कि ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर में जाके ईस्ट्रोजन की जगह ये बाइंड हो जाता है और उसे ऐसा फील करवाता है कि ईस्ट्रोजन आ गया है। ठीक है, विच प्रोवाइड कंसेप्शन बाय प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन, इसी नाम से इम्प्लांटेशन रुक जाता है। अब आगे चलते हैं, ये तो ईस्ट्रोजन बाइंड नहीं कर पाता। अब आते हैं इम्प्लांट या इंजेक्टेबल्स। इम्प्लांट या इंजेक्टेबल्स, 2 मिनट, ये वीकली पिल्स हुई, फिर उसके बाद ये इम्प्लांट एंड इंजेक्टेबल्स, ये क्या होते हैं, ये फॉरेन में ज़्यादा चलते हैं। ये बॉडी के फीमेल की बॉडी के स्किन के जस्ट नीचे है ना, इंजेक्ट या इम्प्लांट कर दिए जाते हैं। ये भी वही काम करते हैं जो पिल्स काम करते हैं और ये एबल इम्प्लांट कर लिए तो ये भी सालों तक चल जाते हैं। इसमें से प्रोजेस्टेरॉन दिया जाता है अलोन इन कॉम्बिनेशन, सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन दिया जा सकता है या एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन के साथ, और ये यूज करते किए जाते हैं फीमेल के द्वारा एज इम्प्लांट अंडर दी स्किन ऑल इंजेक्शन, ऑल एज एन इंजेक्शन, या तो इंजेक्ट कर दिया जाता है या तो बॉडी के स्किन के ज़्यादा इम्प्लांट यूज होते हैं फॉरेन में। या हाथ जो रहते हैं इसमें बाइसेप्स के तरफ बॉडी के नीचे इम्प्लांट कर दिए जाते हैं, बहुत माचिस की तीली जितने छोटे रहते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन ऑफ हार्मोनल इम्प्लांट इनहिबिट एफएसएच एंड एलएच, वही जैसे वो पिल्स काम कर रही थी सिक्रीशन, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ग्लैफिन फॉलिकल डेवलपमेंट एंड ओव्यूलेशन डज नॉट अकर, ना ग्लैफिन फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा ना ओव्यूलेशन होगा, जिसके कारण एनओव्यूलेटिव मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। इम्प्लांट जो नाम है वो है नॉल प्लांट, इसका जो एग्जांपल दिया हुआ है हार्मोनल कैप्सूल जो इम्प्लांट किया जाता है सबक्यूटेशनली, मतलब कि हमारी एपिडर्मल सेल ऑफ स्किन के नीचे, तो ये इफेक्टिव रहता है 3 से 5 सालों के लिए, 3 से 5 सालों के लिए। ठीक है, तो आईयूडी कितने के लिए है, 5 से 10, और ये जो है ये 3 से 5। अब आता है इंजेक्टेबल, इसका एग्जांपल है डीएमपी, डिपोट मेडॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, इसका नाम याद रखने की जरूरत नहीं, ये भी इंजेक्ट किया जाता है सबक्यूटेशनली और ये महीने के लिए है। तो दी इंजेक्टेबल्स जो है ये कांस्टेंट सप्लाई नहीं कर सकती, ये एक समय के लिए देंगे पर ये कांस्टेंट सप्लाई नहीं कर सकते। नोट, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड थी, अचानक से कुछ दुविधा आ जाए तब, मतलब कि आपने कोई पिल यूज नहीं किया था पर अचानक से आपको पता चल रहा है तब, या किसी का वेप हो गया या, ठीक है, तो उस समय काम आ सकते हैं।
Contraceptive method that they used to avoid possible pregnancy due to rape और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। मतलब कि आज की और कल सुबह ले लिया, जैसे कि ताते थे पिल्स बोलते हैं, आपने वेब सीरीज में देखा होगा या मूवीज में, तो बोलते हैं कि पिल्स है, तो वही इसी के बारे में कि मॉर्निंग पिल इसे बोला जाता है कि अगली मॉर्निंग जस्ट ले लेते हैं। ठीक है, नीडेड टू बी यूज विद इन 72 आवर्स, 72 आवर्स के अंदर ही यूज करना पड़ता है अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के लिए। तो जो ये समय तो स्पर्म्स के ऊपर यानी स्पर्म्स का फर्टिलाइजेशन तो स्पर्म्स के द्वारा फर्टिलाइजेशन तो होते थे, और स्पर्म जो है वो 72 आवर्स में ही काम करता है, उसके बाद वो काम नहीं करता, वो काम करने लायक नहीं बचता, उसके पास इतनी एनर्जी ही नहीं बचती। ठीक है, तो इसमें प्रोजेस्टेरॉन भी सिर्फ हो सकता है, जैसे आई पिल है, इसका नाम ये, इसमें भी एलएनजी रहता है, या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन ले सकता है, या आईयूडी का इंसर्शन हो सकता है, या तो इसमें पिल यूज कर लो, या 72 आवर्स के अंदर ही आईयूडी इंसर्ट कर लो यूट्रस में। ठीक है, इसमें आईयूडी इंसर्ट करने वाले में ये रहता है कि अगर आज रात तो की तो कल सुबह ही इंसर्ट करवा लो, ज़्यादा अच्छा मानते हैं। ठीक है, अब आता है परमानेंट या टर्मिनल। मतलब कि जो टर्मिनल मतलब जो आखिरी में आप ये सब यूज कर चुके, अब अब तो ऐसा चाहिए कि अब मुझे करना ही नहीं है आगे। ठीक है, और ये बहुत अभी तक जो अल्लाह ने पढ़ा वो सब जो रहता है वो रिवर्सिबल रहता है, पर ये जो है ये नॉन रिवर्सिबल है। जैसे आप कॉन्डम तो निकाल सकते हो, डायफ्राग्राम तो निकाल सकते हो, इम्प्लांट्स को निकाल सकते हो, वो कुछ समय बाद खत्म भी हो जाएंगे, उनका सप्लाई करने वाला हार्मोन। प्लस आईयूडीज को भी निकाल सकते हो, कुछ समय बाद वो फंक्शन करना भी बंद कर देते हैं, कुछ सालों बाद। और पिल्स को भी आप बंद कर सकते हो, पर ये जो रहते हैं इन्हें आप एक बार करवा लिए तो फिर नो गोइंग बैक, रियली लोग वापस जाते हैं। ठीक है, ये जो रहते हैं सर्जिकल मेथड रहते हैं स्टेरलाइजेशन के ऊपर, बताते थे स्टेरलाइजेशन के ऊपर सर्जिकल मेथड रहते हैं, मतलब इसमें सर्जरी परफॉर्म की जाती है। ये असल में ये ब्लॉक कर देते हैं गैमेट का आना ही। क्या होता है, कौन लेके जाता है टेस्टिस से पेनिस तक, यानी ताते थे यूलेट तला तक। असल में क्या होता है, पेनिस जो है उसमें यूलेटला है, तो अब यूलेटा तो ब्लॉक नहीं कर सकते, तो उसमें यूलिन है, तो उससे पहले क्या वो वास डेफिलेंस है, कौन लेके जाता है टेस्टिस से यूलेटा तक, वास डेफिलेंसी, तो उसी तो ब्लॉक कर देते हैं, काट के उसे इस तरह से बांध देते हैं या इस तरह से बांध देते हैं। ये ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, क्योंकि इसमें ऐसे अलग ही कर ली। इसमें क्या है, अगर ये खुल गया गलती से या सही से नहीं बंद है तो ऐसे करते जा सकता है। ठीक है, और इसमें क्या बोलते हैं अगले 72 आवर्स के लिए या 24 आवर्स के लिए कॉपुलेशन नहीं करना है, क्योंकि कई बार चांसेस होते हैं कि ये वापस से जुड़ जाए। ठीक है, ठीक है, और फिर क्या करते हैं कि ये वो जो ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट है उसी को रोकना रहता है। तो मैंने यहाँ पे बोला कि इस वॉज डेफिलेंस तो रोकना है, पर फीमेल में तो एक ही है ना, वो अपना फेलोपियन ट्यूब, उसी को रोक देते हैं, फेलोपियन ट्यूब को ही रोक देते हैं। या क्या करते हैं कई जन ओवली को हटा देते हैं, पर यहाँ पे परमानेंट या टर्मिनल मैटर में अल्लाह तो वो ये फेलोपियन ट्यूब को काटने वाला चाहिए। फेलोपियन ट्यूब को भी ऐसे काट के ऐसे कर लिया जा सकता है या ऐसे कर लिया जा सकता है। इसकी रिवर्सिबिलिटी रहती है, बहुत पुअर रहती है, मतलब आसानी से रिवर्स नहीं होते। चांस होगा तभी रिवर्स होता है, वरना नहीं होता है। अगर सालों हो गए तब तो रिवर्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये सेकंड जो टाइम वाला मेथड है इसमें आसानी से रिवर्स हो सकता है, पर इसमें भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो दी वॉल बहुत वीक हो जाती है यहाँ की। ठीक है, पर ये और ये जो लिंक वाला मेथड है ये तो बहुत ज़्यादा इरिवर्सिबल है। अब अगर इसमें दो इंक्लूड होते हैं, वैसेटॉमी और ट्यूबेक्टॉमी। अगर मैं बोलूँ कि ट्यूब किस में यूज़ होता है या वैसे करके किस में यूज़ होता है, तो वॉश डेफिलेंस में वॉश करते आता है, और ट्यूब फेलोपियन ट्यूब में ट्यूब करते आता है, तो इससे याद रख सकते हैं। फिर ट्यूबेक्टॉमी जो होगा वो फेलोपियन ट्यूब में होगा, वैसेटॉमी जो होगा वो वॉश डेफिलेंस में होगा। इसीलिए वैसेटॉमी तो वेस वेस्कुलराइजेशन भी बोल सकते हैं, और ट्यूबेक्टॉमी तो ट्यूबेक्लाइजेशन भी बोल सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये स्टेरलाइजेशन प्रोसेस होता है। स्टेरलाइजेशन प्रोसेस मतलब आप तो इनफर्टाइल बना देता है कम्प्लीटली, प्रोसीजर होता है मेल में। ठीक है,
ये स्मॉल पार्ट ऑफ वॉश डेफिलेंस, एक छोटा सा पास वॉश डेफिलेंट रिमूव कर लिया जाता है या बांध दिया जाता है। लिंक मेथड में रिमूव कर दिए और टाइम मेथड में बांध दिए। जैसे ये जो है, यहाँ पे इतना दूर का पार्ट तो रिमूव हो गया और यहाँ पे ये बंद गया, ठीक है। तो यही जो है या तो रिमूव कर लिया जाता है या बांध दिया जाता है थ्रू अ स्मॉल इंसिजन, एक स्मॉल इंसिजन थे थ्रू स्क्लेरोटम में। स्क्लेरोटम जो है इसमें छोटा सा एक कट लगाएंगे और उसके थ्रू कर देते हैं। सीमेन इज इजैकुलेटेड विदाउट स्पर्म। सीमेन जो है वो किसका, सेमिनल प्लाज्मा का ही सिर्फ कंसिस्ट होता है, मतलब क्या कहते हैं, इसमें स्पर्म प्रेजेंट नहीं रहते तब भी सीमेन प्रोड्यूस होता ही है। तो क्या बोलेंगे, क्या सीमेन को रोका जाता है? नहीं, स्पर्म को रोका जाता है। तो इसमें खेल सकता है नीट। असर्शन उसमें दे देगा, असर्शन और लीजन में या एमसीक्यू में दे देगा, और नीचे ऑप्शन में सीमेन भी देगा। तो हम लोग तो दिमाग में आ गया स्पर्म को लो सकते हैं मतलब सीमेन भी, तो हम लोग सीमेन मार्क कर देते हैं, बट ट्यूब स्पर्म्स होगा, वैसी बोस में होता है। ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी में स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस होता है फीमेल्स में। स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं और टाइड अप कर देते हैं। स्मॉल इंसिजन इन एब्डोमेन, असल में एब्डोमेन के अंदर रहता है ना, तो ये एब्डोमेन में छोटा सा कट लगाते कर देते हैं। परमानेंट मेथड और टर्मिनल मेथड आर हाईली इफेक्टिव टेक्निक्स विथ पुअर रिवर्सिबिलिटी। ये बहुत ही हाईली इफेक्टिव है, मतलब सबसे ज़्यादा इफेक्टिव यही है और इनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है। परंतु अब आता है मेडिकल टर्मिनेशन, मतलब मेडिकल प्रैक्टिसेस का यूज़ करते प्रेगनेंसी को ख़त्म कर देना। कोई वुमेन प्रेग्नेंट हुई है, मतलब उसमें इम्प्लांटेशन हो चुका है, अब उस बच्चे को मार देना, फिटिसाइड कर देना, ठीक है। इसे बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब जैसे हम लोग नीट के लिए पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ाते हैं इम्प्लांटेशन के बाद ऐसे जो है यहाँ पे फीटस रहता है, ठीक है। यहाँ पे प्लेसेंटा है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। तो ये जो है, ये जो रहता है ये यूटस की वॉल रहती है, और यहाँ पे जो रहता है ये फ्लूइड फिल रहता है, ठीक है। ये फ्लूइड फिल रहता है, ये फ्लूइड फिल रहता है। लोग जो 2 मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ, ये ठीक है। हाँ, ये जो एरिया है ये फ्लूइड फिल रहता है, और इस फ्लूइड तो बोलते हैं एमनोटिकल फ्लूइड, एमनियोटिकल फ्लूइड, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, ये असल में इसी इसमें इसके सेल्स के तलते रहते हैं, प्लस इसका जीनोम तय रहता है, आरएनए डीएनए ये सब, ठीक है। फीटस का तो इंजेक्शन के थ्रू ये जो वाटर है इसका छोटा सा पार्ट निकाल लिया जाता है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट, फिर उसे लैब में टेस्ट करते ये डिफाइन कर लिया जाता है कि उसमें कुछ जीन्स में प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके उसमें कोई डीएनए में प्रॉब्लम तो नहीं है। अब अगर उसमें डीएनए चेक कर रहे हैं तो उसमें ये चेक कर सकते हैं कि इसमें क्रोमोसोम में एक्स एक्स है या एक्स वाई है, एक्स एक्स है या एक्स वाई है। तो इससे पता चल जाएगा या तो डॉटर है या सन है, या तो डॉटर है या सन है, ठीक है। तो ये जो है इससे क्या होता था कि अगर डॉटर निकलती थी तो डॉटर को फिटिसाइड कर देते थे, डॉटर तो कोक के अंदर ही मार देते थे। तो ये जो था ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और ये एक हीनियस क्राइम है कि आप एक बच्चे को आने से पहले ही मार दे रहे हो। अगर वो उसमें कुछ डिफेक्ट है, वो आगे जाते उसे ही परेशानी होगी, तब कुछ समझ में भी आता है कि आप उसे लो कर होती, जैसे उसके हाथ पहले फॉर्म नहीं होंगे, डिफेक्ट पता चल जाता है और जीन्स की स्टडी से, या वो उस मदर को प्रॉब्लम हो जाएगी या उस बच्चे को प्रॉब्लम हो जाएगी, तब समझ में भी आता है। पर अच्छे खासे को माल दे रहे हो, तो इसी को रोकने के लिए गवर्नमेंट इसके ऊपर बैन लगा दी थी एमटीपी पे। पर फिर क्या हुआ, फिर एक डिमांड आई कि अल्लाह तो जेनेट फिर स्टडी में अल्लाह तो ये भी था कि मेडिकल जो वो थी मेडिकल की स्टडी बहुत ज़्यादा एडवांस होते जा रही थी, तो एक ये भी था कि हम लोग जीन्स के थ्रू डिफेक्ट पता लगा सकते हैं। तो फिर गवर्नमेंट फिर इसके साथ ऑप्शन लाई कि आप जो हैं जो एक ऑफिशियल मेडिसिनल प्रैक्टिशनर रहेगा वही करेगा, ठीक है, वही करेगा, प्लस मदर और फादर दोनों का कंसेंट होना चाहिए, ठीक है। फिर जो करेगा अगर 3 महीने के बाद, 3 महीने की प्रेगनेंसी के बाद करेगा तो फिर उसके बाद डेंजर हो जाते हैं मदर और चाइल्ड दोनों की लाइफ पे। तो अगर उसके बाद करेगा
तो एक और मेडिसिनल प्रेशर की ज़रूरत लगेगी, प्लस इसमें भी चेक किया जाता है, इसमें भी है ना, अभी भी चेक किया जाता है। पर अब से मदर या फादर से पूछ लिया जाता है कि आप तो बताना है, अगर वो हाँ बोलते तो उन्हें बताया जा सकता है। और उस आधार पे वो क्या करते हैं, उस आधार पे वो दूसरों को नहीं बता सकते, वो दूसरों को बता नहीं सकते। अगर आप वो पब्लिकली डिस्क्लोज करेंगे तो वो मेडिसिनल प्रैक्टिशनर के ऊपर भी जाता है, प्लस उन पेरेंट्स के ऊपर भी हो सकता है कि ये एमटी बता देते हैं, इसका हीनियस क्राइम कर सकते हैं इससे। ठीक है, तो वो पब्लिक डिस्क्लोजर नहीं कर सकते, घर में बता सकते पर पब्लिक डिस्क्लोजर नहीं होना चाहिए। पर कुछ देशों में ये अलाउ है तो लोग बाहर जाते, जैसे दुबई जाते या सिंगापुर जाते, करवा आते हैं। ठीक है, अब इसमें है ना, ये जो फीमेल फिटिसाइड है, इसमें दो एस्पेक्ट आते हैं कि हमेशा क्या होता है कि मेरा मानना ये है, मैं दूसरा एक सोच बता रहा हूँ कि आप तो लड़का चाहिए लड़की चाहिए, आपकी विश हो सकती है, विश हो सकती है। अब मुझे ब्लू शर्ट पसंद है, अब इस आधार पे आप मुझे जज नहीं कर सकते। तो वैसे किसी तो लड़का चाहिए तो आप उसे जज नहीं कर सकते। अब इसके बाद जो चीज़ें होनी उसके आधार पे जज करना रहता है कि क्या अगर लड़की है तो क्या उसके साथ आप क्लाइम करेंगे? नहीं, ये भी नहीं होना, ये नहीं है होना चाहिए। तो जब हम दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं ना, तो आप पहली चीज़ को भूल जाते हैं, और हम लोग पहली चीज़ में भी अगर कोई लड़का किसी तो चाहिए लेते हैं ना, तो उसके ऊपर भी पेट्रियार्कल होने का वो डाल देते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप तो कोई आइसक्रीम का स्वाद पसंद है और मुझे वो नहीं पसंद, तो मैं आप तो हिटलर तो नहीं बोल दूंगा, ऐसा नहीं है। एक दिल से इच्छा रहती है कि हो सके, एक भगवान से प्रार्थना रहती है कि मेरे मन की इच्छा है कि ये हो। अगर भगवान के ऊपर है, भगवान जो दे उसे अपनाना है, उसके साथ आप बुला क्लाइम कर रहे हैं, ये तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, मैं सिर्फ बोला, मेरे ऊपर कोई बिल नहीं फाड़ना। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी, ये क्या होता है, रिफर करता है इंटेंशनल या वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म, मतलब 9 महीने से पहले, बर्थ डे पार्चुलेशन से जस्ट पहले, दाते थे पार्चुलेशन से पहले, बच्चे के पैदा होने से पहले ही आप उसे टर्मिनेट कर दें, मार दें वॉलंटरी अपनी इच्छा से, वो कहलाता है एमटीपी। ये इंड्यूस अबॉर्शन है, ये नेचुरली हुआ नहीं, किसी कारणवश ये इंड्यूस अबॉर्शन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज किया था एमटीपी थ्रू एमटीपी एक्ट, मतलब इसमें कुछ वो स्ट्रिक्ट कंडीशन भी लगा दिए थे, पर किया गया था 1971 में। इसमें कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन भी लगाए गए थे ताकि इसका मिसयूज बचाया जा सके। तो एमटीपी जो एक्ट है वो पास हुआ था मेनली टू चेक इलीगल फीमेल फेटिसाइड, वही फीमेल बच्चियों को कोक में मार देना, उसे रोकने के लिए। और ये बहुत ज़्यादा हीनियस क्राइम है। वो घर की लक्ष्मी होती है, घर की दुर्गा होती है, पूजते हैं हम लोग। ठीक है, इसी नाम से ये गलत चीज़ है करना। और क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है, एमटीपी एक्ट में एक चीज़ मैं और बता देना चाहूँ, एक्स्ट्रा है, पर वो पता लेना चाहिए, ऐसा सोसाइटी हम लोग जी रहे हैं कि कई बाथरूम पिल्स भी होती हैं कि आप घर में अबॉर्शन कर सकते हैं, बच्चा गिरा सकते हैं बहुत अर्ली स्टेज में। तो क्या होता है उसमें, अगर आप तो वो दे दिया गया है कि आपको पता चला फीमेल है, या तो वो बच्चा नहीं चाहिए, तो वो अगर मदर या आप तो तब भी है ना, एक डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ती है। और अगर आप बिना सलाह लिए करें तो मदर जो है वो केस कर सकती है, प्लस फादर भी केस कर सकते हैं कुछ रीजंस में। पर मदर का केस करना ज़्यादा वो सही रहता है। आप इसमें दूसरे के ऊपर भी केस कर सकते हैं इस एमटीपी एक्ट पे। ठीक है, मैंने जो सुना था उस हिसाब से बता रहा हूँ, मुझे जो सर ने बताया था, मेरे मैम ने, उस हिसाब से कंडीशन फॉर विच एमटीपी कैन बी डन, किन किन कंडीशन में एमटीपी किया जा सकता है, जब मदर लाइफ जो है वो डेंजर में रहती है, प्रेगनेंसी के समय डिटेक्शन हो जाती है सीरियस डिफेक्ट या इलनेस फीटस में कुछ खराबी डिटेक्ट हो जाती है, अर्ली प्रेगनेंसी में ड्यू टू विच द सर्वाइवल ऑफ फीटस इज नॉट पॉसिबल आफ्टर बर्थ, कुछ समय बाद ही मर जाए, तो उस समय कर दिया जाता है, वेप केसेस में कर दिया जाता है। तो क्या होता है कि रेप केस में पूछा जाता है विक्टिम से क्या आप रखना चाहेंगे, और अगर वो रखना नहीं चाहती, प्लस या उसकी एज बहुत कम रहती है, तब वो कर लिया जाता है एमटीपी। पर अगर 6 महीने के बाद है
और बहुत ज़्यादा माइनर है तब नहीं किया जाता, तो मदर के में भी बहुत ज़्यादा वो आ जाते हैं हेल्थ इश्यूज। तो मदर को भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं पॉपुलेशन के समय। फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ऑल दी मदर ऑलरेडी हैविंग मोर देन 2 to 3 चिल्ड्रन, या तो कॉन्ट्रासेप्टिव में आपने यूज किया था पर उसके वो फेल हो गया हो, और या आपके 2 या 3 बच्चे ऑलरेडी हों। ठीक है। अब होती है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होती है? इनफर्टिलिटी होती है कि कंसीव ना कर पाना, बर्थ ना दे पाना बच्चे, तो कि आप प्रेगनेंट ही नहीं हो पा रहे और प्रेगनेंसी चल नहीं पा रही। तो अगर 2 साल तक अगर वो तलाक कर ले, पहली बात तलाक करना, अगर 2 साल कोई तलाक ही नहीं किया तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करते रहा तब नहीं गिना था। अगर कोई तलाक नहीं कर पा रहा है तो तलाक यानी तलाक कर रहा है तब भी उसे कंसीव नहीं हो रहा है, तब इनफर्टिलिटी बोलते हैं। कि एक कपल जो इनफर्टाइल बोला जाता है जब कपल इज अनेबल टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रन। कंसीव मतलब प्रोड्यूस करना चिल्ड्रन, बच्चों तो जन्म देना, इवन आफ्टर टू बर्थ ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन, मतलब कि एक सेक्सुअल इंटरेक्शन करने के बाद भी, कोइटस करने के बाद भी 2 साल तक आप बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहे, तब इनफर्टिलिटी कहलाती है। अब इनफर्टिलिटी इसमें 2 प्रकार की हो जाती है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी क्या होती है? आप अपना पहला ही बच्चा नहीं कर पा रहे। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती है मतलब आपका पहले से एक बच्चा है या दूसरा बच्चा, 2 बच्चे हैं और आप तीसरा या दूसरे तक तलाक कर रहे हैं, तब आप नहीं कंसीव नहीं कर पा रहे, ये होती है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। इसके बहुत से रीजन हो सकते हैं, जैसे फिजिकल रीजन हो सकते हैं, कॉन्जेनाइटल की आपके जेनिटल प्रॉब्लम में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कोई डिजीज हो सकती है, कुछ कोई दलग हो सकता है, दलग आप पहले ले रहे हो, या कोई इसी दलग का साइड इफेक्ट हो, इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है कि मदर उतनी प्रिपेयर नहीं है, उस नाम से वो टिक नहीं पा रहा है। ठीक है। रीजन फॉर इनफर्टिलिटी मेल में भी लाई कर सकती है और फीमेल में भी लाई कर सकती है। इसमें मेल में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, फीमेल में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे मेल का स्पर्म ही अच्छी क्वालिटी का ना हो, वो सर्वाइव ही ना कर पा रहा हो, या उसमें स्पर्म काउंट लो हो, या स्पर्म उसके सीमेन में एब्सेंस हो, किसी कारण प्रोड्यूस ना हुआ हो, सेक्सुअल डायफंक्शन हो गया होती है, उसका इलेक्शन ही ना आ पा रहे हो उसे सही से। ठीक है। और फीमेल में भी हो सकता है कि ओवली सही से प्रोड्यूस नहीं हो रही, ओव्यूलेशन के लिए सिर्फ डी कलर है, एंड ओव्यूलेटरी मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है, ओवली नहीं प्रोड्यूस हो रही है, एज रिलेटेड फैक्टर हो सकते हैं, यूटरस हॉस्टाइल हो सकता है। ठीक है। और ओव्यूलेशन हो रहा है पर फेलोपियन ट्यूब डैमेज ब्लॉक है, तो ओव्यूल ना पहुंच पा रहे ना जो वो हो पा रहा है फर्टिलाइजेशन, तो बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे मदर के ऊपर पलचा नहीं पाते। ठीक है। मेल के ऊपर पलचा फाड़ना चाहिए, दोनों के ऊपर हो सकता है। सम केसेस में बी डिलीटेड बाय मेडिसिन, कुछ केसेस तो मेडिसिन से डिलीट किए जा सकते हैं, आपका स्पर्म काउंट बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। पर मैनी नीड टू बी असिस्टेड, मैनी को आप तो बता देते हैं असिस्ट करना पड़ता है, मेडिसिनल प्रैक्टिशनर का आपका मदद लेना पड़ता है टू लू सर्टेन स्पेशल टेक्निक्स, जिन्हें हम लोग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी आर्स बोलते हैं, ARTS, ARTSR, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ठीक है। अब इसमें क्या आते हैं, इसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आ जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक आती है। अब जो आस है उसमें 2 चीज़ें आती हैं, ARTS जो है उसमें 2 चीज़ें आती हैं, ARTS। एक होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एक होता है इन विवो फर्टिलाइजेशन। जो इन विट्रो है उसके लिए IVF यूज होता है, इन विवो के लिए IVF नहीं यूज होता। इसे टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, मेल और ओवम लेते हैं और उसे फर्टिलाइज कर देते हैं फीमेल में, फीमेल में ये निकाल देते हैं, मेल और ओवम लेते हैं मेल और फीमेल में से, और उसे टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइज कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, इसमें जब जाइगोट बन गया, इसमें जब जाइगोट बन गया तो इसे है ना ट्रांसफर कर देते हैं किसमें, फीमेल की बॉडी में। अगर जाइगोट कितने दिन का बना हुआ है, तो अगर जाइगोट 8 मॉड्यूलर स्टेज में है, यानी उसमें 8 ही ब्लास्टोसिस बने हैं, तो उसे फेलोपियन ट्यूब में
ट्रांसफर कर दिया जाता है तो उसे बोलते हैं जाइगोट इंटला फैलोपियन ट्रांसफर जिफ्ट जिफ्ट। और अगर वो 32 स्टेज में है तो 32 या 16 सेल्ड स्टेज में है तो उसे यूटरस में ट्रांसफर किया जाता है जिसे इंटला यूटरलाइन ट्रांसफर बोलते हैं IUT। ठीक है, अब इसे पढ़ लेते हैं। टेक्निक इन विच फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल देन अंडरगो embryo then embryo is transferred into the fallopian tube or uterus of the same female or the same or other फीमेल, मतलब दूसरी कोई मदर होगी तो सैरोगेट मदर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफर है फैलोपियन ट्यूब में किया जा सकता है अगर आर्ट ब्लास्टोसिस वाला है, और यूटरस में किया जा सकता है जब लेट एट हो, लेट एट ब्लास्टोसिस वाली स्टेज हो, या 16 ब्लास्टोसिस से लेके 32 ब्लास्टोमियर्स वाली स्टेज हो, तो उसे बोलते हैं ब्लास्टोसिस स्टेज होती है जो 64 या 32 वाली, उसे ब्लास्टोसिस बोलते हैं। अगर ये स्टेज है तब यूटरस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। मैं अभी तक ब्लास्टोमियल तो ब्लास्टोसिस बोला था। 8 ब्लास्टोमियल वाली को फैलोपियन ट्यूब में और 16 से 32 ब्लास्टोमियल वाली तो यूटरस में। ब्लास्टोसिस 64 सेल्ड स्टेज को बोलते हैं। अब आता है जिफ्ट। जिफ्ट क्या होता है? जाइगोट इंटला फैलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, जो जाइगोट है, जो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड दी बॉडी हुआ है, इस जाइगोट ये जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो बोल सकते हैं, 8 ब्लास्टोमियर्स, तो इसे ट्रांसफर कर दिया जाता है फीमेल फैलोपियन ट्यूब में सेम मदर या सेलोगेट मदर में। ठीक है, और इंटला यूटरलाइन ट्रांसफर क्या है? जब 8 ब्लास्टोमियर या 16 या 32 ब्लास्टोमियर या 64 ब्लास्टोमियर की स्टेज रहती है तो उसे यूटरस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, तो अगर लोग डायग्राम देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, तो उसमें जो 8 सेल्ड स्टेज रहती है ना, वही फैलोपियन ट्यूब में रहती है। उसके बाद जो 16, 32, 64 वाली स्टेज जो रहती है ना, वो बेसिकली यही यूटरस में रहती है। तो इधर करने से कोई फायदा नहीं है, उसे इधर ही देना पड़ेगा ताकि इम्प्लांटेशन हो पाए। अब आता है इंटला यूटरलाइन ट्रांसफर, मतलब इन IUT जो जाइगोट है वो अगर 8 to 32 सेल्ड स्टेज, मतलब 8 to 32 ब्लास्टोमियर वाली स्टेज में होता है तो उसे यूटरस में ही डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया जाता है, या तो सेम मदर के या सरोगेट मदर के। ठीक है, सरोगेट मदर का यूज करना कहलाता है सरोगेसी। ठीक है, अब क्या होता है, कई बार ओवम में क्या होता है, स्पर्म जो रहता है वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती थी, वो पेनिट्रेट कर पाए, तो लोग क्या करते हैं, एक इंजेक्शन में लेते हैं, और लोग क्या करते हैं, जोना पेल्यूसिडर के थ्रू डायरेक्टली लोग ही स्पर्म तो उसके अंदर फर्टिलाइज करवा देते हैं। तो इसी तो बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या करते हैं, एक स्पेशलाइज्ड पोजीशन है टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी इज बाय डायरेक्टली इंजेक्टिंग अ स्पर्म इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। अगर ये तो हो गया स्पर्म लो क्वालिटी का, या लो तो हाई चांसेस चाहिए फर्टिलाइज होने थे टेस्टियों में, तो क्या rather than leaving the ovum in a medium containing a sperm, we directly take one sperm and inject it directly into the cytoplasm of the ovum by using a injection। ठीक है, या तो डायरेक्टली एक मीडियम में छोड़ने, स्पर्म से सराउंडेड छोड़ने के बजाय हम लोग एक वो लेंगे स्पर्म और उसे इंजेक्शन दे तो डायरेक्टली छीलते हुए जोना पेल्यूसिडा तो ओवम में ट्रांसफर करवा देंगे। अब आता है इन विवो फर्टिलाइजेशन। वहाँ पे क्या था, इन विट्रो, तो वहाँ पे किस में करवा लेते, टेस्ट ट्यूब में। यहाँ पे इन विवो मतलब हम लोग फीमेल के अंदर ही फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। जो इंटेस्टाइन में जो फर्टिलाइजेशन है वो अकल होती है इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल। फीमेल के ही फैलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। अब इसमें क्या करते हैं, हम लोग मेल कलेक्ट करते हैं, मेल से स्पर्म, और उसी को फीमेल रिप्रोडक्टिव में डाल देते हैं। अब क्या होता है, जो हस्बैंड है अगर वो किसी कारणवश इंसेमिनेट सही से नहीं कर पा रहा है तो उससे क्या करेगा, डॉक्टर कलेक्ट कर लेगा उसी का स्पर्म और ट्रांसफ़र कर देगा, या कोई और डोनर चाहिए तो उससे कलेक्ट करेगा स्पर्म और ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, तो उस समय इन विवो फर्टिलाइजेशन यूज होती है।
ठीक है। पर वहाँ पे हम लोग जाइगोट तो ट्रांसफर कर लेते, तो वो जाइगोट इंटला फैलोपियन ट्रांसफर कहलाता है। यहाँ पे मेल यानी स्पर्म तो ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये गैमेट इंटला फैलोपियन ट्रांसफर कहलाता है। अब क्या होता है, कई गैमेट इसलिए तो कई बार वो नहीं परसीव कर पा ले लेती है, क्या कहते हैं, फीमेल, या उसमें ओवली फीमेल में अच्छे से डेवलप नहीं हो रही रहती, तो लोग क्या करते हैं, अगर फीमेल का केस है तो बहुत कम किया जाता है, पर फीमेल में अगर कोई प्रॉब्लम है तो इन विट्रो ही यूज़ किया जाता है, पर इन विवो भी फीमेल में यूज़ किया जाता है कि उसकी ओवली वेल डेवलप नहीं है, तो ओव्यूलेशन तो कर नहीं लिए, तो अलग दूसरे से ओव्यूल कलेक्ट कर लेंगे, उसे ट्रांसफ़र कर देंगे फीमेल में, और फिर एक ही 24 आवर्स के अंदर उसे कॉपुलेशन करने से बोलेंगे, तो स्पर्म्स पहुंच जाएंगे और वो हो जाएगा। ठीक है, या पहले आज रात तो कॉपुलेशन करने से बोलेंगे और कल सुबह उसे बोलेंगे आइए, और फिर तब हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं ओवम फैलोपियन ट्यूब में। तो गैमेट इंटला फैलोपियन ट्रांसफर, या इसे गिफ्ट बोलते हैं। गिफ्ट और गिफ्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। गिफ्ट जेड से चालू होता है तो वन जाइगोट, यहाँ पे जी से चालू हो रहा है तो गैमेट। इन दिस टेक्निक एन ओवम इज कलेक्टेड फ्रॉम ओवली इज ट्रांसफर टू दी फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है फीमेल के, और मेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन, यानी ताते उसी फीमेल के ओवली, ये फीमेल का ओवली इसी के ओवली से लेके इसी के फैलोपियन ट्यूब में डाल दो। अगर किसी कारणवश यहाँ पे इन्फेंटिबुलम में ब्लॉकेज हो गई है, या तो दूसरी फीमेल से ओवली लो, क्योंकि ये वाली फीमेल ओवली प्रोड्यूस नहीं कर पाली, और इसके फैलोपियन ट्यूब में डाल दो, तब होता है गैमेट इंटरयूटेराइन ट्रांसफर, बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। ये तब किया जाएगा, ये प्रोड्यूस तो नहीं कर पा रही, पर ये फर्टिलाइजेशन के लिए सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर पाए। अगर वो भी नहीं करवा पा रही है तब नहीं किया जाएगा ये। अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, वही जो मैंने बोला थी, डोनर से कनेक्ट करो और गायनेक डाल देता है, या हस्बैंड से कलेक्ट करते डाल देता है, वो इन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंदर आता है। मैंने किसके अंदर समझाया, इन विवो, और उसी के दो टाइप बन गए। अगर मेल वाला कर रहे हैं तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, अगर फीमेल वाला कर रहे हैं तो गिफ्ट। ठीक है, if male is unable to inseminate the semen into vagina or has very low sperm count in the semen, then the sperm is artificially introduced either into vagina और into uterus, या तो vagina या uterus में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। इसे बोलते हैं इंटला यूटेराइन इंसेमिनेशन, IUI, या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोला जाता है। अब इसके बाद अल्लो तो एक और बात करनी थी, एक और चीज़ के ऊपर बात करनी थी। इससे पहले सीधा STI STD के टाइप पे आने से पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते क्या हैं। ये वो इन्फेक्शन है जो, या डिजीज़ है जो ट्रांसफर होते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय, यूजुअली अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय जो ट्रांसफर होते हैं। कई बार प्रोटेक्टेड में भी हो जाते हैं, पर ये ताते हैं अनप्रोटेक्टेड के समय ज़्यादा ट्रांसफर होते हैं, और ये साइलेंटली, आप तो पता नहीं है कि सामने वाले पार्टनर में है आपके, पर होता है, और ये साइलेंटली ट्रांसफर होता है, इसीलिए इसे साइलेंट डिजीज़ या वेलिनल डिजीज़ भी बोला जाता है। प्लस ये लिपोडक्टिव ट्रैक्ट में के आपस में मिलने के कारण हो रहा है, तो इसे लिपोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोला जाता है। मैक्स इंसिडेंस इसमें 15 से 24 साल की एज ग्रुप के बीच में देखा गया है, क्योंकि उन लोग तो अवेयरनेस नहीं रहता इसके बारे में जनरली। आजकल तो रहने लगा, पहले भी नहीं रहता, पर आजकल के लोग तो बुद्धू हैं ही तब भी। ठीक है, और साइलेंट डिजीज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके कोई सिम्टम्स नहीं दिखते, आप में आगे हैं और भले लंबे समय बाद दिखते हैं, और जो सिम्टम्स इनिशियल फेज में दिखते हैं वो किसी और डिजीज में भी दिखते हैं, तो हम लोग तो लगता है कि वो है, पर ये निकलते हैं। अब क्या होता है बेसिकली इसका ये किस कारणवश है, इसमें भी वही कि मल्टीपल पार्टनर्स रखने के कारण, और ये मेरा मानना ये है कि ये हमारी संस्कृति नहीं है, इसे नहीं लेना चाहिए। कितना ज़्यादा वेस्टर्न बनोगे, एक थोड़ी सी अपना कल्चर भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा लिमिट लेना चाहिए। एक सोसाइटी की तरह झीले तो हमारे एक फर्ज बनता है सोसाइटी की तरफ, हम अपना अपना ही नहीं देख सकते, तो थोड़ा सा एक लिमिट लेना चाहिए। और ये हमारे कल्चर का भी भाग नहीं है, तो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर नहीं लेना चाहिए। फर्स्ट मैरिज देन यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू। और इसीलिए आजकल STI, एक और बात बोलना बोल के, STIs में के कारण मैरिज में भी आजकल कई जगह मेडिकल रिपोर्ट मांग ली जाती है। ठीक है,
लड़के वालों की तरफ से मांग लेते या लड़की वालों की तरफ से। अगर मैं बैक्टीरिया के द्वारा कॉज किए गए एसटीआई की बात करूँ, बैक्टीरियल एसटीआई, तो पहला है सिफाइलिस, जो इसका पॉजिटिव रीजन है टिलिपोनेमा पैलिडियम, टिलिपोनेमा नीमा पैलिडियम। अब अगर मैं गोनोलिया की बात करूँ तो इसका पॉजिटिव रीजन है नेसेलिया गोनोलिया, नेसेलिया गोनोलिया। इसके कारण क्या होता है, ब्लाइंडनेस हो जाता है न्यू बॉर्न में। ठीक है, अगर इन्फेक्शन आई, इफ इन्फेक्शन ऑफ आई ओकल होता है मदर में, मदर से और जो चाइल्ड है उसमें अगर फैलता है, तभी ब्लाइंडनेस इसमें कॉज होगी। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, इसे डिलीट करने के लिए पहले ही 1% EgNO3 सॉल्यूशन तो डाल देंगे ट्रीटमेंट से बचाने के लिए, यानी ये होने से बचाने के लिए। ठीक है, ये ब्लॉक कर देता है इससे नेसेलिया गोनोलिया। तो अब आता है कैनक्लॉइड, ये काम का नहीं है पर याद रख लो थी, हीमोफिलिस डाउलेसी के कारण होता है क्लैमाइडाइसिस, क्लैमाइडाइसिस ये जो है इसका क्लैमाइडिया ट्लैकोमैटिस जो है इसका पॉजिटिव एजेंट है। अब इसके बाद आता है वायरल एसटीआई, वायरस के कारण होने वाले एसटीआई। ठीक है, इसमें होता है जेनाइटल हर्ब्स, जो जिसका पॉजिटिव रीजन है हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस 2, जेनाइटल वॉस, इसका पॉजिटिव रीजन है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, हेपेटाइटिस बी, इसका पॉजिटिव रीजन है हेपेटाइटिस बी वायरस, HBV वायरस। अब एस का तो वही है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब प्रोटोजोन एसटीआई क्या है, ट्लाइकोमेनियासिस जो है इसका पॉजिटिव, ये बीमारी है और इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, ट्लाइकोमोनास वेजाइनलिस। ये क्या है, ट्लाइकोमोनियासिस जो है वो बीमारी है और इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, ट्लाइकोमोनास वेजाइनलिस। ठीक है, अब कुछ स्पेशल पॉइंट क्या हो सकते हैं लिखने के लिए, इसमें आगे लिखना हो तो हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्ब्स और एज जो है वो नॉन क्यूरेबल है। और जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी था उसे याद रख लेना, वर्ल्ड में फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कौन था, उसका नाम क्या था, लुइस ब्राउन, और इंडिया में क्या नाम था, दुर्गा। अब एमनियोसेंटेसिस क्या है, एमनियोसेंटेसिस वही है जो बताते हैं जेनेटिक डिफेक्ट जैसे डाउन सिंड्रोम फीटस में बताते हैं, डिटेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। इसमें क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड जो रहता है वो लंबी नीडल के द्वारा ले लिया जाता है और एमनियोटिक फ्लूइड में फीटर के सेल रहते हैं जिसका जेनेटिक इवेल्युएशन किया जाता है और बताते थे करीब करीब 3 महीने के अंदर ये किया जाता है। ठीक है, और इंडियन गवर्नमेंट में इसके ऊपर स्टैट्यूटरी बैन लगा दिया गया है क्योंकि इसका मिस यूज होता था। स्टैट्यूटरी बैन मतलब कुछ स्टिक उसके साथ कंडीशन के साथ इसके ऊपर बैन लगा हुआ है, तो क्योंकि इसका मिस यूज होता था जेंडर डिटर्मिनेशन और फिर उसके क्या होता था, फीटिसाइड होता था उससे। ठीक है, ठीक है, चलिए धन्यवाद। अब अगले चैप्टर में मिलते हैं, अगला चैप्टर होगा इवोल्यूशन। ठीक है, चलिए बाय।